हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हमें नाइट मेल पोएम को स्टडी करना है। ये यहाँ पे मैं विंड चाइम्स की क्लास 8 की बुक यूज़ कर रहा हूँ, जबकि ये पोएम और भी बुक्स में मिल जाएगी और क्लास 9 के आईसीएसई के सिलेबस में ये पोएम शामिल है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर इस पोएम को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मुझे कलरफुल लगा तो मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस बुक को। तो हाँ, देखिए यहाँ पे लेटर्स भी आपको मिल रहे होंगे। ये मैंने काउंट किए थे, 15 लेटर्स हैं और लेटर्स की बात इसमें होने वाली है। यानी एक समय था जब लोग लिख कर अपनी हैंड राइटिंग में ओरिजिनल भेज दिया करते थे। पोस्ट ऑफिस के जरिए वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती थी, घर तक पहुंचती थी जहाँ भेजते हैं एड्रेस के जरिए। तो वो मिलता था और लोग उसको पढ़ते थे। तो उस समय की बात यहाँ पे की गई है, जबकि आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे पास मैसेजेस तुरंत पहुँचते हैं। तो फील के साथ अगर आप इसको पोएम को थोड़ा बहुत समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त लेटर्स कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। कम्युनिकेशन का कितना अच्छा एक उदाहरण यहाँ पे एक पोएम पेश करती है कि कम्युनिकेशन इज़ व्हाट पीपल नीड। वो आगे आपको पोएम में लास्ट में पता चलेगा। मैं कुछ बात करूँगा उस पर आपसे। और एक क्वेश्चन भी मेरा रहेगा आपके लिए, तो हम पर्सनल क्वेश्चन रहेगा। देखिए, लेकिन सबसे पहले इस पोएम आगे बढ़ने से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो यहाँ लिखा भी गया है, अच्छी बात है कि यहाँ पे रिटन में दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। 1936 में ये फिल्म जो है बनी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और नेम भी उसका सेम था, यानी नाइट मेल। और यहाँ जो आप एलएमएस देख रहे हैं ना, ये एलएमएस कंपनी है जो इस रेलवे को ऑपरेट करती थी। वन ऑफ द बिग 4 रेलवेज में इसका नाम था लंदन मिडलैंड स्कॉटिश रेलवे, दैट इज़ वाई एलएमएस। और ये एक मेल ट्रेन थी। मेल ट्रेन का मतलब होता है कि ये लेटर्स को ले जाती थी और फिर वो लेटर्स जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे। लंदन से स्कॉटलैंड की बात यहाँ की गई है। और ये जो पोएम है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लास्ट में पढ़ी जाती है। फिल्म मैंने देखी है, एक नहीं कई बार मैंने देखी है, डाउनलोडेड है। अगर आप चाहेंगे तो लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। लास्ट में इस पोएम को बड़ी तेज़ी से पढ़ा जाता है, जिससे कि ट्रेन की जो स्पीड है, जो चलती है, उसको मिमिक किया जा सके। और लगभग 24 मिनट्स की है, मतलब 24 मिनट से तो पहले ही ख़त्म हो जाती है वो फिल्म। और इसमें आपको पता है ओरिजिनल मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, लगभग 40 उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और किस प्रकार से लेटर छांटे जाते हैं और कैसे लेटर्स बीच में ड्रॉप किए जाते थे, कैसे लेटर्स रास्ते में उनको पिकअप किया जाता था। रात में पूरी ट्रेन चलती है, तो वो सारी की सारी जो है बहुत अच्छे ढंग से उसमें डिपिक्ट किया गया। बहुत ही उस समय के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है और वेल अप्रिशिएटेड फिल्म भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई विस्टन ह्यू अर्डन का लिखा हुआ है 1997 से 1973 तक इनका जीवन यहाँ पर रहा इस पृथ्वी पर। इंग्लिश अमेरिकन पोएट थे, सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। हाँ, ये मत भूलिएगा भाई, जो उनके अवार्ड हैं कि पुलित्जर प्राइज़ उन्हें मिला था द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए 1948 में। वैसे आपको पता है कि जो पुलित्जर प्राइज़ होते हैं इसको सबसे ज़्यादा जीतने वाला कौन है? जी हाँ, 4 बार जीता था रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। तो चलिए इसको पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। और पोएम शुरू होती है एक मिशन से, यानी ट्रेन एक मिशन पे निकली हुई है जिसका नाम है, ट्रेन का नाम है नाइट मेल। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, है ना। इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ट्रेन चल रही है। पार्टर ऑर्डर फॉरवर्ड डोर, इस प्रकार से। तो दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, नाइट मेल है, बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे ये जो लाइट देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये ट्रेन जो है वो लंदन से रवाना होती है और लंदन में ही स्टेशन है ह्यूस्टन। ओके, तो वहाँ से रवाना होती है और ये कैसे आगे बढ़ती है। और ये एक्सप्रेस ट्रेन है, यानी फास्ट ट्रेन है। और इसका जो टाइमिंग है 8:30 पे ये रवाना होती है। जो रूट है, रूट इस प्रकार से इसका, इंग्लैंड के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए ये जाएगी ग्लासगो में। उसके बाद ग्लासगो से ये जाएगी एडिनबरा में, और एडिनबरा से ये जाएगी अबरडीन तक। ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे और मैं भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम वर्ल्ड पे अगर समझना चाहें कहाँ पे है, तो ये हिस्सा जो है आप देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, है ना। ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये यूनाइटेड किंगडम के रूप में जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड। ये जो पूरा है ये पूरा यूरोप का है, ये जो पूरा फैला हुआ है यहाँ पे यहाँ तक। तो यूरोप का बीच में यहाँ पे सी है, इंग्लिश चैनल है, आयरिश सी है यहाँ पे, तो यूरोप से कटा है और यूरोप का हिस्सा अब इंग्लैंड है भी नहीं। तो दूसरा मैप ले लेते हैं। देखिए ये है ना, तो आपको साफ समझ में आएगा कि यूरोप से काफ़ी कुछ यहाँ पे गैपिंग है। ये आपका इंग्लिश चैनल है जिसको क्रॉस करते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं। ये नॉर्थ सी है, ये आयरिश सी है यहाँ पे। और ये जो यूके का है, जिसे हम यूके कह देते हैं यूनाइटेड किंगडम में, ये और किन किन से मिलकर ये बना है यूनाइटेड किंगडम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है मैप।
तो देखिए ये तो रह गया आपका इंग्लैंड। ये है यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करती है ट्रेन, ठीक है ना। इधर लंदन में ईस्टर्न है, यहाँ से ट्रेन चलती 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 यहाँ पे बॉर्डर को क्रॉस करती है। यही है डमफ्रीज़ है, जहाँ पे अब बीटॉक आएगा। आप पोएम में पढ़ेंगे तो ध्यान रहे आपको, है ना। ये टाउन है, यहाँ पे बीटक है, चढ़ाई है यहाँ पे फेमस, मतलब ट्रेन को चढ़ना पड़ता है फिर वो उतरती है वहाँ से। फिर यहाँ से होती हुई ट्रेन जो है ग्लासगो में जाती है। ग्लासगो क्लाइड रिवर पे बसा हुआ है। और फिर यहाँ से ये जाती है यहाँ पे एडिनबरा, जो कि एडिनबरा राजधानी है स्कॉटलैंड की। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे अबरडीन जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं जो पोर्शन है यहाँ पे, जो बिखरे हुए जो द्वीप हैं, मतलब ये पोर्शन, ये सारा सारा पोर्शन जो है तो स्कॉटलैंड का, लेकिन ये हेब्रिडीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। तो देखिए थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड मेन है यहाँ पे, स्कॉटलैंड हो गया, और ये जो पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये आयरलैंड है। आयरलैंड में जो नदर्न आयरलैंड पोर्शन है ये यूके का हिस्सा है, तब जाके ये बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो सोचिए कि ट्रेन कितना लंबा सफ़र तय करती है, मतलब लंदन के यहाँ से ईस्टर्न से रवाना होती है और यहाँ तक जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया था लंदन मिडलैंड स्कॉटिश रेलवे। चलिए हम पोएम में लौटते हैं और देखिए यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड है जो आप नाम सुनते होंगे ना, और कैम्ब्रिज का भी नाम आप बहुत सुनते होंगे, यूनिवर्सिटीज़ फेमस है यहाँ की। तो वही है, नाइट मेल जो है वो बॉर्डर क्रॉस करी, यानी स्कॉटलैंड में वो प्रवेश कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, अपने साथ में वो चेक लेके आती है, साथ में पोस्टल ऑर्डर लेके आती है, और लेटर्स लेके आती है फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। द शॉप एट द कॉर्नर, चाहे कोने में कोई दुकान हो। एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, चाहे लड़की कोई पड़ोस में किसी दरवाजे पे खड़ी हो। तो देखिए ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया कि ट्रेन है, बॉर्डर क्रॉस कर रही है, नाइट मेल मतलब नाइट मेल है, मेल ट्रेन है, यानी डाक लेके जाती है, लेटर्स लेके जाती है। लेटर्स कई तरह के होते हैं, उसमें चेक भी शामिल है, पोस्टल ऑर्डर भी शामिल है। लेटर्स सबके लिए हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो आम लड़की हो, आम घर के लोग हों, कॉमन पीपल हों, सबके लिए वो कुछ ना कुछ लेके यहाँ से जाती है। तो इससे पता चलता है कि नाइट मेल एक मिशन पे है, उसे वहाँ पहुँचना है, और साथ में साथ वो कम्युनिकेशन का मतलब जो लेटर जो जरिया है उसको लेके जाती है। लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, है ना। कहने के लिए तो बहुत ही साधारण सी पोएम है, पढ़ते जाओ आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको इसके लिए मतलब का बना देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पोइट्री में थोड़ा सा डीप जो और मीनिंग्स निकल के आते हैं वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डीप जाएँ तो हमें इसमें और भी चीज़ें समझ में आएंगी, कि जैसे मैंने बताया कि भी एक मिशन पे निकली हुई है ट्रेन, ठीक है, और यहाँ पर लेटर्स गरीब के लिए भी हैं, लेटर्स अमीर के लिए भी हैं, चाहे वो कोई बिजनेस पर्सन हो चाहे वो एक कॉमन आदमी हो, तो कॉमन लाइफ लीड करने वाला व्यक्ति हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेन जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, मतलब कहने का मतलब ये है कि इट डज नॉट प्ले एनी फेवरिट, यानी यहाँ पे सोशल इक्वलिटी की बात हो रही है, मतलब सोशल इक्वल का काम करती है। और एक बाइंडिंग फोर्स भी है, क्योंकि ये सबकी सेवा करती है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ बाइंडिंग फोर्स आल्सो, यूनिटी का काम करती है। कोई प्ले फेवरिट नहीं है इसका, चाहे वो अमीर गरीब, है ना, कॉमन पीपल, क्योंकि जो लड़के हैं यहाँ पे ये एक प्रकार से लोगों की जो कॉमन एंड पर्सनल लाइफ की तरफ कहा गया है, जो कि कहीं पे भी कोई बिजनेस पर्सन है ना कुछ है, तो कॉमन एंड पर्सनल लाइफ की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया लड़की को लेके, यानी साधारण लोग हों, गरीब लोग हों, अमीर लोग हों, बिजनेस पीपल हों, सब के लिए वो लेके आती है। अब देखिए यहाँ पे और भी देखिए, अगर आप थोड़ा डीप जाए पता चलेगा कि जो लेटर्स हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकते हैं, लेकिन चेक जो होता है वो पैसा लेके आता है ना। चेक आप कैश करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और पोस्टल ऑर्डर भी एक उसी का तरीका है कि पोस्टल ऑर्डर आपने एक पोस्ट ऑफिस में ख़रीदा, और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस में जितना आपने पैसा खर्च किया वो पोस्टल ऑर्डर का उतना पैसा जो है बी वाले को आपको मिल जाएगा जहाँ आपको भेजना है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे पोएट ये बता रहा है कितनी इंपॉर्टेंट ये ट्रेन है। दिस हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेन, हाउ इट कनेक्ट्स द पीपल, हाउ इट कनेक्ट्स द बिजनेस, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो। यानी कि एक तरफ ये लोगों की पर्सनल लाइफ को भी टच कर रही है, मतलब जो कॉमन लाइफ है लोगों कॉमन पीपल को भी टच कर रही है ना, और साथ में ये फाइनेंशियल जो है, और यानी कि एक प्रकार से इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि इट हाईलाइट्स इट्स क्रूशियल रोल इन बोथ द इकोनॉमी एंड द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द पीपल। तो पहले स्टेंजर से ही पोएट मूड बना देता है लोगों का कि इसमें आगे आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फुलिंग अ बीटक
स्टीडी क्लाइम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट सी इज ऑन टाइम। अगर हम इसको थोड़ा सा उस तरह से पढ़ें जैसे ट्रेन चल रही, पुलिंग अप बीटक स्टीडी क्लाइम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट सी इज ऑन टाइम, है ना, इस तरह से। तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे पहला वर्ड आ गया आपका बीटक। और अगर हम देखें तो यहाँ पे बात की गई है, ग्रेडियंट की बात की गई है, और उसके बावजूद भी वो टाइम पे रहती है। तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? पुलिंग अप का मतलब होता है खींचना। जो गाड़ी का जो इंजन होता है वो इंजन जोर लगा रहा है और अब उसको एक ग्रेडियंट मिल गया। ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे दिया गया है स्लोप, यानी कहीं पे कोई चीज़ आपको ढाल देखने को मिलती है, इनक्लाइन मतलब कोई चीज़ स्ट्रेट नहीं है ना, मतलब कोई चीज़ स्ट्रेट है तो कोई ग्रेडियंट नहीं, लेकिन अगर उसमें चाहे वो नीचे जा रही हो चाहे ऊपर जा रही है तो ग्रेडियंट बन जाता है, स्लोप बन जाता है। तो अब ट्रेन जो जा रही है उसे यहाँ पे जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो नाउ सी हैज़ टू क्लाइम लाइक दिस, है ना, ऐसे क्लाइम करना है उसको। तो ये ग्रेडियंट है। अब यहाँ पे ये ग्रेडियंट जो है वो पुलिंग अप करना पड़ रहा है क्योंकि इंजन वो घसीट रहा है पीछे वाले डिब्बों को, लेकिन जब वो उस पार जाएगी या उधर से जब इधर आएगी तो उसे यहाँ पे उतरना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट दोनों तरफ का काम करता है, जब उतरेगी तो उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये है कि इंजन जो है वो बीटक, बीटक क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था मैप में कि डमफ्रीज में, है ना, टाउन में, ये बीटक जो है गांव है, हिली एरिया है, क्योंकि स्कॉटलैंड में पहाड़ियाँ हैं। तो पुलिंग अप बीटक में जाके उसे जोर लगा के खींचना पड़ता है, वो जोर लगा के आगे चढ़ती है। स्टीडी क्लाइम, स्टीडिंग मतलब होता है कि जो बराबर बना रहे, कंटिन्यूअस क्लाइम है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया, इस टाइप का नहीं है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ। अब सीधी सी बात है कि आप जा रहे हो, हवा आपके खिलाफ चल रही है तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो जो ग्रेडियंट है वो उसकी स्पीड को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी स्पीड को रोक रहा है, क्योंकि उसे उस पर चढ़ना पड़ रहा है, इसलिए ग्रेडियंट को अगेंस्ट बताया गया है कि उसकी स्पीड को कम करना, उसको चढ़ना पड़ रहा है ट्रेन को। तो ग्रेडियंट जो है स्लोप है उसके अपोजिट में है, बट सी इज ऑन टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी वो टाइम पर पहुंच जाती है। तो देखिए इसमें भी हमारे गहरे अर्थ निकल सकते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि हालांकि यहाँ पे हर लिखा गया है, तो हर का मतलब यह है कि कोई लेडी, तो यहाँ पे ट्रेन को पर्सोनीफाई किया गया। हालांकि पोएटिक डिवाइसेस के लिए आपको हमारा दूसरा ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा जो हमने इसी पोएम पे बनाया है, क्योंकि क्लास 9 के बच्चों के लिए भी है, इसलिए हमने इसके लिए अलग ट्यूटोरियल बनाया है जिसमें हम आपको इसके जो लिटरेरी है ना, फिगरेटिव जो 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 डिवाइसेज है ना, फिगर ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेज, उसके लिए अलग ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। तो यहाँ पे लेडी के रूप में दिखाया गया। तो ट्रेन को क्या किया गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, पर्सोनीफाई किया गया। पर्सोनीफाई का मतलब ये होता है कि इसे एक ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रयोग किया गया है, बताया गया ना, और वो भी एक लेडी है। और लेडी कैसी है, जो अब जैसे यहाँ पे जो स्लोप है तो ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट एक प्रकार से यहाँ पे ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, मतलब रोक है चढ़ने में, उसकी स्पीड को डिस्टर्ब कर रहा है, चढ़ाई में दिक्कत आ रही है ना, एक प्रकार से उसके पूरे पाथ को में रुकावट का काम कर रहा है। तो ऑब्स्टेकल माने होता है रुकावट, कोई ना कोई गतिरोध। और वो लेडी फिर भी चलती जा रही है और टाइम पर पहुंचती है। तो अब आप बताइए यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे ये समझ में आया कि ट्रेन एक लेडी है, एक हार्ड वर्किंग लेडी की तरह से है, जो लगी हुई है अपने मिशन पे, डटी हुई है, और उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट भी आती है, स्लोप एक रुकावट ही है क्योंकि उसकी स्पीड को डिस्टर्ब करेगा, जिसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, उसके बावजूद वो चलती चली जाती है और टाइम पर पहुंचती है। तो बहुत बड़ी बात है ना, कोई बहाना नहीं बनाती है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन जो है वो चूँकि लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स लेके जा रही है, जो लोगों की फीलिंग्स को कनेक्ट करते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन का जरिया है लेटर्स। तो यहाँ पे हम कुछ गुण जोड़ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रेन इज़ ए प्रॉमिस ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब लोगों को मालूम है कि ट्रेन समय पे ही पहुँचेगी। और ऑर्डर ना, डिसिप्लिन, कई गुण हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ट्रेन जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, समय पे पहुँचती है, चलती रहती है। और ड्यूटी को शो करती है, और परसिस्टेंस को शो करती है, क्योंकि जो है ट्रेन जो है बराबर चलती चली जा रही है। तो कई चीज़ें हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे एक्सप्लेनेशन अच्छा खासा मिल जाएगा, वहाँ आप जा सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में, है ना, जहाँ पे लोग डिले हो जाते हैं, देरी हो जाती है, किस तरह से ट्रेन अपनी गति को बनाकर इतने ऑब्स्टेकल के बाद भी वहाँ पहुँचती है टाइम पर, जहाँ उसे पहुँचना होता है, जहाँ पे। और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए, और जो ब्रिटिश पोस्टल सर्विस है उसकी इफ़िशिएंसी को दिखाने के लिए भी, और ये भी लोगों को बताने के लिए किस तरह से कितनी मेहनत से लेटर्स जो होते हैं छांटे जाते हैं, फिर उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो है पूरी लाइनें वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, और कहाँ कहाँ से वो गुजर रही है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर, सॉबलिंग वाइट स्टीम ओवर अ शोल्डर। तो हर तो भाई ऑलरेडी आ चुका है ना।
तो पास्ट कॉटन ग्रास वो जब गुजर रही तो भाई मैदान जहाँ जहाँ से गुजरेगी तो उसका कुछ जिक्र पोइट ने कर दिया है कि कॉटन ग्रास की जगह से गुजरती है। मोरलैंड एंड बोल्डर, देखिए बोल्डर तो बड़े बड़े पत्थर थोड़े से होते हैं, स्टोन, है ना। और मोरलैंड मतलब होता है कि वीरान ऐसा क्षेत्र जहाँ अनप्रोडक्टिव, जहाँ खेती वगैरह नहीं हो सकती, वहाँ पे कोई फसल आप उगा नहीं सकते। तो दूर दराज का जो इलाका है ना, वो जहाँ पे मतलब खेत नहीं है, मैदान नहीं है, वहाँ वो कोई वहाँ पे फसल नहीं है, बंजर पथरीला इलाका, जंगली खुला इलाका आप कह सकते हो। तो एक तरफ तो मोरलैंड का मीनिंग क्लियर हो गया। और शॉबलिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे वैसे मीनिंग नहीं दिया गया है। शॉबलिंग मतलब होता है कि जैसे कोई फावड़ा होता है, कोई बेलचा होता है, तो आप उससे क्या कहते हैं कि मिट्टी उठा उठा के फेंकते हैं। तो यहाँ पे थ्रोइंग अवे से रिलेटेड है, ठीक है। तो थ्रोइंग एंड पुशिंग। और शोल्डर का मतलब हो गया कंधा। तो वाइट स्टीम का मतलब हो गया कि भाई स्टीम माने भाप और वाइट माने जो है वो सफ़ेद। तो सफ़ेद भाप का मतलब यहाँ पे ये क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन जहाँ से गुजरती है वहाँ पे कॉटन, कॉटन एक प्रकार की ग्रास है, थोड़ी बड़ी ग्रास होती है, उस पर कॉटन जैसे फूल दिखाई देते हैं। तो कहीं तो कॉटन ग्रास का इलाका मिल जाता है, कहीं पे वीरान एकदम जंगली टाइप का मूरलैंड का इलाका मिल जाता है। और ट्रेन चली जा रही है अपने कंधे के ऊपर से सफ़ेद भाप यानी धुआं छोड़ते हुए, छोड़ना मतलब पीछे की तरफ ढकेलना, ढकेलते हुए आगे निकलना, दैट इज़ कॉल्ड शॉबलिंग, ठीक है। तो फेंकना आप कह सकते हो और ढकेलना आप कह सकते हो, यहाँ पे इसका मीनिंग, ठीक है, शॉबलिंग का। देखिए यहाँ पे ट्रेन जो है हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं। तो ये ट्रेन, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने। दरअसल एलएमएस ट्रेन जो है उस वक्त कोयले से चलने वाले इंजन हुआ करते थे, भाप बनती थी, उससे इंजन आगे बढ़ती थी और धुआं निकलता था उसमें। तो देखिए मैं यहाँ पे धुआं बना दे रहा हूँ आपके लिए तो ट्रेन आगे बढ़ रही है तो निश्चित है साइंटिफिकली जो हवा है वो इस तरफ को दौड़ेगी और वो धुएँ को पीछे ढकेलेगी। तो यही है शॉबलिंग, इसी को कहा गया है शॉबल करते हुए चली जा रही है ट्रेन, ठीक है। और तो दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो देखिए किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि ट्रेन जो है नाइट मेल हर इंसान को कनेक्ट करती है, सबको एक जैसी इंपॉर्टेंस देती है और अपने काम को फेथफुली भी करती है। ये वर्ड तो हम यहाँ ज्वाइन करना भूल ही गए थे, फेथफुली, है ना। करती है और और अपनी चाल बनाए रखती है। क्लाइम कितनी भी टफ हो, मुश्किलें कितने भी आए, पर वो टाइम पर पहुँचती है ना। यानी इसी प्रकार से ह्यूमंस को की स्पिरिट भी अनस्टॉपेबल होनी चाहिए। हम यहाँ से लाइफ लेसन ले सकते हैं, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे गुण इसलिए गिनाया जानबूझ के, जिससे कि यू रिलेट इट विद योर पर्सनल लाइफ एंड विद योर स्पिरिट एंड विद योर ओन नेचर एंड हाउ टू गेट इंस्पायर्ड, कि हमें किसी मिशन पे निकले हैं तो हमें टाइम पे उसे पूरा करना है। और ये जो कॉटन ग्रास है और ये मूरलैंड बोल्डर वगैरह है, तो ये दिखाता है कि डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल इलाकों से गुजरती है और चलती ही चली जाती है ना। किसी माया बंधन में नहीं बंधना है जब तक कि मिशन पूरा ना हो जाए। किसी वैरियर से कम नहीं है। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन हैज़ बीन सोन एज ए लेडी वैरियर, हार्ड वर्किंग वेरी। लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मुझे समय पे उनके अपने प्रॉमिस को कि ट्रेन आ रही है, हमें लेटर लेके आ रही है, उसे पूरा करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने मतलब मन में बनाया था कि पोएम में आपके लिए मतलब की बना दूंगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और अब जैसे ट्रेन जा रही तो आवाज़ तो करेगी, तो उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट लिखा गया स्नॉटिंग नॉइजली एज सी पासेस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड ग्रासेस बस्ट ऑन द हेड्स एज सी अप्रोचेस टेयर फ्रॉम द बुसेस एट द ब्लैंक फेस्ड कोचेस, है ना। तो आवाज़ करती हुई चली जा रही है। वैसे आवाज़ जो सांस से आवाज़ निकालते हैं, अक्सर खराटा भी हम इसको कह देते हैं ना, शूं 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 करती हुई, तो आवाज़ करती हुई चली जा रही है। और रात का समय है तो जैसे जैसे ट्रेन गुजरती है तो आवाज़ करती हुई गुजरती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड ग्रासेस, अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से पोएट ने यहाँ पे बनाया है इसको कि देखिए हवा चलती है तो घास जो खड़ी रहती है वो थोड़ा सा झुकती है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन चूँकि चली जा रही है, तो ट्रेन में कभी आपने सफ़र किया हो या आपने मूवी वगैरह में देखा हो, तो जब ट्रेन गुजरती है तो उसके आसपास बहुत तेज़ी से हवा पास होती है। तो अगर वो मैदानों से गुजर रही है तो घास जो है ना, वो जो कॉटन ग्रास वगैरह जो कुछ, वो झुक जाएगी। और साइलेंट माइल्स इसलिए कहा गया है, अब देखिए ये समझाने वाली बात है, उसी में वीडियो ट्यूटोरियल लंबे हो जाते हैं, क्योंकि रात का समय है, लोग सोए हुए हैं, पशु पक्षी सोए हुए हैं, जानवर भी हमेशा आवाज़ करने वाले नहीं हैं। तो चारों तरफ सन्नाटा छाया, उस सन्नाटे में आवाज़, जब यहाँ पे देखिए एक तरफ यहाँ पे साउंड की बात हो रही है और यहाँ पे साइलेंस की बात हो रही है। तो देखिए कितनी बात है कि जो नेचर है वो साइलेंस है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है उस, और हवाएं जो हैं वो झुक जा रही हैं। मतलब एक प्रकार से जो ग्रास है वो नेचर को रिप्रेजेंट करती है,
माइल्स, साइलेंट माइल्स जो होते हैं, माइल्स मतलब डिस्टेंस, दूर दूर तक सन्नाटा है। माइल्स का मतलब दूर दूर तक सन्नाटा है। और तो ये भी नेचर की बात हो गई। घास है वो भी नेचर की बात हो गई। तो घास को भी डिस्टर्ब कर रही है ट्रेन, और ट्रेन की आवाज़ सन्नाटे को भी डिस्टर्ब कर रही है, चीर रही है। तो यहाँ पे एक प्रकार से नेचर और जो मैन की जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ट्रेन जो है इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इनोवेटिव माइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एक प्रकार से टेक्नोलॉजी और नेचर को ब्लेंड किया है यहाँ ने, ठीक है, मतलब मैन मेड थिंग एंड नेचुरल थिंग्स। और जस्टापोजिशन भी है, कॉन्ट्रास्ट है, साउंड और साइलेंस का। तो ये सारी डीप चीज़ें हैं, क्योंकि ये 9 क्लास के बच्चों के लिए भी पोएम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द नेचर इज साइलेंट बट द ट्रेन इज लाउड। तो एक तरफ तो ट्रेन जो है वो ह्यूमन प्रोग्रेस को शो कर रही है, और दूसरी तरफ जो साइलेंट माइल्स हैं, विंड है, ये नेचर को शो कर रही है। और यहाँ पे भी देखिए शी यूज किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन खूब बढ़ चढ़ कर इसमें इमेजरी है, मतलब पोएटिक डिवाइस। तो आपको ट्यूटोरियल देखने चाहिए। तो देखिए यहाँ तक तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेन जो है मिशन पे निकली है। प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स होने के बावजूद भी वो आगे चलती है, सबके लिए लेटर लेके आती है, और जिन जोग्राफिकल इलाकों से गुजरती है वो इलाकों का बताया गया है। खुद नेचर के बीच में से, सन्नाटे में से चीरती हुई साए 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 करती हुई चली जा रही है, चुक 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 करती हुई चली जा रही है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। तो बर्ड्स टर्न देयर हेड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि भाई ट्रेन जो है वो अगर रात को जा रही है तो किस प्रकार से बर्ड्स उस वक्त होती होंगी, लेकिन कुछ होती हैं जो नाइट की बर्ड्स होती हैं। और या आप जैसा आप समझ सकते हो, बर्ड्स टर्न द हेड्स एज सी अप्रोचेस। अप्रोच माने होता है पहुंचना, जाके पहुंचना, रीच होता है, आके हमारे पास कोई आ रहा है पहुंचना है तो अप्रोच। स्टीयर मतलब होता है घूर कर देखना। फ्रॉम द बुशेस मतलब होता है झाड़ियों से। ब्लैंक फेस्ड कोचेस, अब इसे थोड़ा सा समझना है हमें कि ब्लैंक माने खाली, फेस्ट माने चेहरा, कोचेस माने जो डिब्बे गाड़ी के बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन जो दिया गया इसमें बर्ड्स का दिया गया कि जो पक्षी हुए हैं, पक्षी क्या करते हैं, अपने जो हेड्स हैं उनको वो मोड़ लेते हैं। भाई टकराना थोड़ी है, अगर वो ट्रेन आ रही है तो उसके सामने तो पड़ना नहीं है। तो जैसे मतलब उड़ रहे हैं, जैसे ट्रेन नज़दीक आती रहती है तो अपने वो सिर को मोड़ लेते हैं। स्टेयर लेकिन घूर के देखते हैं, यानी पक्षी उड़कर थोड़ा दूर जाकर झाड़ियों में बैठकर, यहाँ पे लिखा है बुशेस, है ना, वहाँ पे बैठकर और वहाँ से वो उसको निहारते हैं, देखते हैं, मतलब दे आर क्यूरियस अबाउट द ट्रेन। क्यों क्यूरियस अबाउट द ट्रेन है? क्योंकि आगे लिखा गया है कि क्या देखते हैं, हर यानी ट्रेन के ब्लैंक फेस्ड कोचेस, यानी जो डिब्बे चले जा रहे हैं उसमें तो कोई भी ह्यूमन है ही नहीं है, क्योंकि मेल ट्रेन थी। अब मेल ट्रेन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, और जितने भी डिब्बे में खिड़कियां हैं या तो उनमें अंधेरा होगा, और अंधेरा ही होगा, मतलब भाई उनमें लेटर्स भरे होंगे, या अगर उनमें लाइट जल भी रही होगी तो कोई भी उसमें नज़र नहीं आ रहा। तो द ह्यूमन लेस, मतलब नो फेसेस विजिबल थ्रू द ग्लासेज एंड द विंडो, दैट इज़ वाई इट इज़ ब्लैंक फेस्ड कोचेस। खाली खिड़कियों को निहारती हैं जो चिड़िया हैं। द ब्लैंक पेज, नो पैसेंजर इन साइट, है ना, कोई चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा, चेहरा नज़र नहीं रखा, आदमी नहीं है उसके अंदर। अच्छा ये तो हो गया बर्ड का रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं किसका रिएक्शन है। आ गए भाई डॉग साहब। शीप डॉग्स, शीप डॉग्स पहले इसको पढ़ते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, इन द फॉर्म द पासेज नो वन वेक्स बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली सेक्स। चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। सीप डॉग्स जो होते हैं, जो भेड़ चराने वाले होते हैं, तो उनके पास ट्रेंड डॉग्स होते हैं जो सीप को कंट्रोल में करते हैं। क्योंकि सीप जो होती है, आपको पता है ना बच्चों, थोड़ा सा लैंग्वेज की बात बता दें कि शीप में एस नहीं लगता, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, ठीक है, सीप्स में एस नहीं लगता, इट इज़ रॉन्ग। तो भेड़ जो होती है ना वो एक दूसरे को देख कर चलती हैं। तो अगर कोई सबसे आगे वाली भेड़ अगर यहाँ मुड़ गई तो सब मुड़ जाएंगी, यहाँ मुड़ गई सब मुड़ जाएंगी। तो जो कुत्ते होते हैं ना वो भौंक भौंक कर उनको कंट्रोल में रखते हैं, उनके डायरेक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। तो वो शीप डॉग्स है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दे आर वेरी ट्रेंड। और वैसे भी जो कुत्ते होते हैं वो इंट्रूडर्स को भौंकते हैं, अनजाने व्यक्ति को भौंकते हैं, गार्डिंग करते हैं, मतलब दे आर नोन टू बार्क समथिंग अनयूजुअल फॉर देम। तो अब यहाँ पे लिखा है कि डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, यानी उस ट्रेन का रास्ता तो बदल नहीं सकते। अब ट्रेन ऐसे जा रही है, ये इसका रास्ता है तो इसी पे गुजरेगी। द स्लम्बर ऑन विथ पॉज अक्रॉस। अब देखिए स्लम्बर का मतलब होता है कि नींद में है, दे स्लीपिंग, तो वो सोते रहते हैं। ऑन ऑन ऑन, स्लम्बर ऑन लिखा गया है, मतलब दे स्टिल, ट्रेन आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, दे स्टिल कीप ऑन स्लीपिंग विथ पॉज अक्रॉस। पॉज माने उनके पंजे, अक्रॉस माने होता है कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। तो जो डॉग्स होते हैं उनके सोने के अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। तो वो ऐसे पेट के, कभी कभी वो जो है अपने पेट के बल भी लेटे रहते हैं, कभी कभी आगे पंजों को अक्रॉस करके बैठते हैं, सो रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सीप डॉग्स हैं, जो कि जनरली
आर द गार्डियंस हु चैलेंज द इंट्रूडर्स, है ना, ट्रेन चली आ रही है तो भौंको, यहाँ कार पे और गाड़ियों पे भौंक पड़ते हैं कुत्ते, लेकिन वो सो रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह है, पहली बात तो ये है कि वो अब यहाँ पे थोड़ा सा फन है कि जब वो भौंक कर उसको, मतलब जब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो हर कोई वहाँ से तो हट ही जाएगा, तो जब वो ट्रेन को अपने रास्ते से जाने से नहीं रोक सकते, उसका रास्ता नहीं बदल सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने रास्ते से अगर दूसरा रास्ता पकड़ के जाए, तो यहाँ पे वो पोइट कहना चाहता है कि ट्रेन एक तो इतनी भारी भरकम ट्रेन है, कुत्ता क्या बिगाड़ लेगा उसका, ठीक है, और साथ ही साथ इतना रूटीन है उसका कि बराबर वो आती है उस समय पे, रोजाना आती है, तो उन्हें आदत पड़ चुकी है, दे आर अकस्टम टू द दिस ट्रेन पासिंग एट द टाइम। और ये भी है कि ट्रेन अथॉरिटीज अनस्टॉपेबल, कोई रोक नहीं सकता। जब हम ट्रेन को रोक नहीं सकते, क्यों अपना माथा फोड़ें, हम सो रहे हैं सोते रहें। तो एक रूटीन नेचर ट्रेन की वजह से इनको आदत पड़ चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पक्षी जरूर निहार रहे हैं उसको, ब्लैंक फेस्ड कोचेस, यानी वहाँ पे एक, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नेचुरल क्यूरोसिटी की तरफ इशारा किया गया है कि मतलब द बर्ड्स रिप्रेजेंट द नेचुरल क्यूरोसिटी एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि डॉग भी नेचर का ही एक तरीका है कि भाई दे आर आल्सो द नेचुरल बीइंग, बट दे कीप ऑन स्लीपिंग। तो वहाँ पे कोई क्यूरोसिटी नहीं है, वो मान के चल रहे हैं, टेक फॉर ग्रांटेड चल रहे हैं कि यार तो ट्रेन आती रहेगी, हम क्यों परेशान हो, यानी द ट्रेन इज टू पावरफुल एंड रेगुलर टू बी अपोज्ड, इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए ये जो लाइनें दी गई हैं, इन द फॉर्म सी पासेज नो वन वेक्स बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली सेक्स। तो ये वो देखिए, मैं वैसे तो बहुत ही लिटरल मीनिंग बहुत ही आसान है, लेकिन मैं देखिए किस प्रकार से आपके बहुत ही आपकी फीलिंग से जोड़ दूंगा इसे, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही जेंटल टच में इसको दूंगा, जैसा जेंटल यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए इसको समझते हैं कि लिटरली अब ट्रेन जो है वो जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे खेत हैं आसपास, ठीक है, सी पासेस, वहाँ से गुजर रही है, नो वन वेक्स, लेकिन कोई जागता ही नहीं है क्योंकि रात का समय है। बट लेकिन अ जग, एक जग है जो बेडरूम में है। अब यहाँ पे मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई लोग सो रहे हैं और सोते अपने बेडरूम में, बेडरूम एक प्राइवेट एरिया होता है, समझ लीजिए आप, है ना। लेकिन वहाँ पे रखा हुआ जग हल्का सा हिलता है, इतना नहीं कि लोग जाग जाएं, शेक्स माने हिलना, ठीक, बस इतना सा मीनिंग है। सीधी सी बात है कि भाई ट्रेन जा रही है तो ट्रेन की जो वाइब्रेशंस होंगी, उस वाइब्रेशन से जो है लोग नहीं जग रहे हैं क्योंकि वो रूटीन है, ट्रेन आती है बराबर आती है जाती है, तो लोग नहीं जगेंगे, जो चीज़ हमारी आदत का हिस्सा बन चुका होता है, वी आर नॉट अफेक्टेड, है ना। लेकिन जो जग है वो प्रतिदिन फिजिकल है ना, मतलब जो फिजिकल प्रेजेंस है उसकी कोई मैनिपुलेशन तो कर नहीं सकता कि आदमी की तरह से कि यार रोज़ ट्रेन आती है क्या नींद को डिस्टर्ब करना, है ना। लेकिन जग तो उसके अंदर तो अपना कुछ माइंड है नहीं, तो ट्रेन भी फिजिकल एक एंटिटी है, जग भी फिजिकल एंटिटी है। नेचुरली इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, नेचुरली जग प्रभावित होगा ज़रूर उसकी वाइब्रेशन से, और इस वजह से उसकी ट्रेन से जो कंपन पैदा होती है ज़मीन के अंदर, उस कंपन से, उस वाइब्रेशन से, उस ट्रेम्बलिंग से जग भी हल्का सा ट्रेम्बल कर जाता है, हिल जाता है, कपकपा सा जाता है। वहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या सोचना है कि ट्रेन की एनर्जी पता चल रही है, ट्रेन की रीच का पता चल रहा है, कितनी दूर तक उसकी पहुंच है, उसकी इफेक्ट फिजिकली वो जग को हिला सकती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो रीचिंग द इंटीमेट स्पेसेस ऑफ द पीपल एंड द ह्यूमन बींग्स एंड इवन देन विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट ब्रेकिंग देयर पीस ऑफ स्लीप, एंड नो वन इज वेकिंग बिकॉज ट्रेन इज रेगुलर इन टाइम एंड सो वेरी पार्ट ऑफ देयर रूटीन लाइफ्स। और मैं थोड़ा सा डेलिकेट टच देता हूँ कि ऐसा लगता है कि ये जो हल्का सा जो कपकपा देती है ट्रेन जग को, यानी जैसे खुसफुसाहट कर रही हो, खुसुर फुसुर कर रही हो कान में, तो विस्पर ऑफ इट्स पावर, कि देखो ये लोग सो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी पावर कितनी है, खुसफुसा के बता रही हो, ट्रेन को हल्का सा हिला देती है। So its presence is felt even in the intimate and private rooms, private spaces of the people, but it does not disturb them. नो वन वेक्स। तो घुसपैठ तो ट्रेन की हो गई। अब आगे चलना है, यहाँ पे सेकंड दे दिया इन्होंने। अब सेकंड दे दिया तो सेकंड पढ़ते हैं। डॉन फ्रेसेंस द क्लाइम इज डन डाउन टुवर्ड्स ग्लासगो सीट डिसेंट्स। अब देखिए डॉन क्या होता है, डॉन माने भोर, सुबह सुबह का, मतलब जब सूरज दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी उजाला आपको दिखना शुरू हो जाता है, वो भोर का समय होता है। फ्रेसेंस का मतलब होता है ताज़ा ताज़ा, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी सुबह होनी शुरू ही हुई है और हवा में ताजगी है, दैट इज़ फ्रेसेंस, है ना। यानी न्यू मॉर्निंग में आप कह सकते हो ना, अगेन अ न्यू मॉर्निंग, हर रोज़ एक नई सुबह होती है। तो
ताज़ी ताज़ी सुबह, भोर अभी हुई है, एयर फ्रेश है, द क्लाइंब इज डन। लेकिन चढ़ाई पूरी हो चुकी है, यानी जो ग्रेडियंट था उसको पार कर चुकी है। अब सीधी सी बात है कि अगर आपने ग्रेडियंट पे चढ़ाई की है तो अब आप उतरेंगे। भाई चढ़ाई पूरी होने का क्या मतलब है कि अब आगे ग्रेडियंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि डाउन टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, ग्लासगो सी डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है ना। इसका अपोजिट होता है एसेंड यानी चढ़ना। अच्छा, ग्लासगो के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। और ये एक इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, मतलब पहले भी था, अब तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया, नहीं अपनी इंजीनियरिंग के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, है ना, शिपयार्ड यहाँ पे हुआ करते थे, जहाज़ बना करते थे पानी के, अपनी इंजीनियरिंग अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। तो अब बीटॉक से उतरकर ग्लासगो की तरफ ये ट्रेन बढ़ रही है। ओके, यहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बस ये है कि हार्ड वर्किंग ट्रेन को हार्ड वर्किंग लेडी की तरह दिखाया गया है। टुवर्ड द स्टीम, अब देखिए यहाँ पे ग्लासगो की तरफ बढ़ रही है, और जब ग्लासगो की तरफ बढ़ रही है उतरकर, तो टुवर्ड द स्टीम टक्स, अब यहाँ पे दिखा टुवर्ड्स मतलब की तरफ, स्टीम टक्स, देखिए स्टीम टक्स, टक्स माने खींचना, टक माने खींचना, इस तरह से यहाँ पे स्टीम माने स्टीम जो भाप, तो स्टीम टक्स जो है वो नाव है, बहुत बड़ी बोट्स नहीं है, जो भाप से चलती हैं, मतलब कि धुआं फेंकती हैं ना, जैसे ट्रेन है, कोयला झोंका जाता है तो उस एनर्जी बनती है, स्टीम एनर्जी, जैसे ट्रेन चलती है उसी प्रकार से उस समय भाप से चलने वाली स्टीम बोट्स हुआ करती थी, स्टीम टक्स हुआ करती थी, जो बड़ी बड़ी नावों को खींच कर भी लाती थी जहाँ लाना होता, जहाँ पे वो नहीं जा सकती आसानी से। तो वो बताया गया यहाँ पे कि स्मॉल बोट्स हैं, और येल्पिंग का मतलब हो गया यहाँ पे चिल्लाते हुए। देखिए येल्पिंग, येल्पिंग एनिमल लाइक साउंड है, मतलब जैसे जैसे आपने कुत्तों को देखा होगा प्याऊ 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 इस टाइप की, तो वो येल्पिंग है, तो उस तरह से आवाज़ करती वो आगे बढ़ रही हैं डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स। तो अब देखिए ग्लेड क्या है, ग्लेड का मीनिंग यहाँ ऑलरेडी दिया गया है कि स्मॉल ग्रास कवर्ड एरिया इन ए फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जहाँ पे पेड़ होते हैं तो बीच में कहीं मैदानी इलाका मिल जाता है घास का। क्रेन्स माने होता है जो मशीनें होती हैं, जो बड़ी बड़ी जो 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 और चीज़ों को उठाती हैं, कार है या कोई गाड़ी फंस गई तो उसको उठाने का काम करती हैं, सामान को यहाँ से उठा के ले जाके दूसरी जगह रखती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी देखा जाए तो जो ट्रेन है वो रूरल एरिया को छोड़कर अब वो अर्बन एरिया की तरफ आ रही है। रूरल एरिया में क्या था कि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा थी, अर्बन एरिया में क्या है कि मैन मेड इंडस्ट्रियल लैंडस्केप हमें देखने को मिल रहा है, दूर तक मशीनें हैं, क्योंकि आगे लिखा गया है टूवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब देखिए ऑपरेटर्स क्या है, मशीनें इस्टेब्लिश की गई हैं, मशीनें लगाई गई हैं। फर्नेसेस क्या होता है, यानी कोयले से दहकती हुई भट्टियाँ, आजकल तो इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है, लेकिन तब जो है कोयले बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे अंगीठी होती है, आप तो अब नहीं इस्तेमाल होती है, पर आपने कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जो चलते फिरते जो सड़क के किनारे वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा किस प्रकार से भट्टियाँ जलाई जाती हैं, कोयला उसमें दहकता रहता है। तो ऑपरेटर्स यानी मशीन, फर्नेस माने भट्टियाँ, फील्ड माने मैदान इलाका। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैप आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैप मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए ये डमफ्रीज़ है, जहाँ पे बीटॉक पे चढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो ट्रेन जो है ग्लासगो की तरफ यहाँ पे बढ़ रही है। तो ग्लासगो की तरफ बढ़ रही है, तो ग्लासगो की तरफ बढ़ रही है, तो देखिए ग्लासगो जो है पूरा समुद्र को टच नहीं करता, बल्कि वो नदी पर बसा हुआ, जिसे हम क्लाइड नदी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्लाइड नदी में क्या है कि उसके पानी में बीच में बोट्स वगैरह चल रही हैं, बड़ी बोट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वहीं पे स्टीम टक्स भी चल रही हैं, आवाज़ करती हुई चल रही हैं। तो वो स्टीम टक्स जो ट्रेन जो है, ट्रेन लाइन भी जा रही है, तो वो देख रहे हैं कि स्टीम टक्स जा रही हैं, येल्प करती हुई, आवाज़ करती हुई जा रही हैं। स्टीम टक के लिए कहा गया कि हेल्पिंग डाउन, और कहाँ जा रही है, ग्लेड ऑफ क्रेन्स। तो अब वो जो स्टीम बोट्स चली जा रही हैं, तो उनके यहाँ पे आसपास जो इलाका है, उसे उन्होंने ग्लेड कहा गया। क्या कहा है, ग्लेड। और यहाँ पे क्रेन्स हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या समझाता हूँ कि होना चाहिए ग्लेड ऑफ ट्रीज़, ठीक है, या आप घास कर सकते हो, है ना, इस प्रकार से, यानी ट्रीज के पेड़ के बीच में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कर दिया क्रेन्स, और क्रेन्स जो है वो मैन मेड है। ओके, तो यहाँ पे भी एक प्रकार से देखा जाए तो क्रेन्स से भरा हुआ एक मैदान है, यानी दूर दूर तक जो मैदान है वहाँ पे बहुत सी क्रेन खड़ी हुई हैं, जो सामान को यहाँ से वहाँ ले जा रही हैं। तो पेड़ का घास का मैदान ना होकर वो क्रेन का मैदान है ना। द क्रेन्स आर देयर, अ लॉट ऑफ क्रेन्स आर देयर।
तो ये आपको देखना है किस प्रकार से नेचर और मैन मेड थिंग्स का यहाँ पे ब्लेंड किया गया है। यानी एक तरफ नेचुरल वर्ल्ड है और एक तरफ इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक प्रकार से दिया है। इसे हम मास्टरफुल मेटाफर कह सकते हैं। मीन्स सब्सटीट्यूटिंग द नेचुरल टीज ऑफ ग्लेड विद द इंडस्ट्रियल क्रेन्स ऑफ द शिपयार्ड, है ना। वहाँ पे शिपयार्ड ही आप समझ लीजिए, वहाँ पे क्रेन्स काम कर रही हैं। तो अच्छा खासा सब्सटीट्यूशन उन्होंने किया है, यानी ट्रीज की जगह उन्होंने क्रेन्स का इस्तेमाल किया है। तो कीप इट इन माइंड, यू कैन मेंशन दिस थिंग्स इन योर वंडरफुल आंसर्स। अच्छा, स्टीम टैक्स वगैरह उसने देखी, भाई नदी में, क्लाइड नदी में चल रही हैं, आवाज़ करती हुई क्रेन्स की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि जो बोट्स हैं वो किनारे तक जा सकती, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज नहीं जा सकते थे। तो सामान को उतारना, चढ़ाना, ये सब भी। इसके अलावा जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो उसे यहाँ पे ऑपरेटर्स माने मशीन, फर्नेसेस माने भट्टियों का मतलब है कि फैक्ट्रीज़ वहाँ पे मिलती हैं। फैक्ट्रीज़ में मशीनें लगी हुई हैं, मशीनों में आग दहक रही है। तो अब वो ऐसी जगह पहुँच रही जहाँ पे जगह जगह उसे फैक्ट्री नज़र आ रही है, और अभी भोर का समय है, यानी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, हल्का हल्का सा अंधेरा ही है। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जैगेंटिक चेसमैन। अब यहाँ पे देखिए लाइक वर्ड आ गया, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो सिमिली है, जो पोएटिक डिवाइस वाले उसमें ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सेट माने जैसे बिछा दी गई हो, लगा दी गई हो, उन्हें तरतीब से सेट कर दिया गया हो। तो अंधेरे में मैदान में जैसे बहुत बड़ी, जैगेंटिक का मतलब होता है वेरी वेरी बिग, बहुत विशाल। चेसमैन का मतलब क्या है कि चेस मतलब चेस बोर्ड आपने देखा होगा, तो उसमें जो गोटिकें इस्तेमाल होती हैं, जो प्यादे इस्तेमाल होते हैं जो उसमें ना, तो वो यहाँ पे बताया गया, जैसे वजीर है, राजा है, क्वीन है, हाथी है, घोड़ा है, इस टाइप से होते हैं ना, और सैनिक होते हैं, तो वो मूव करते हैं। तो वो चेस बोर्ड जो होता है मैदान में काला सफ़ेद, है ना, जगह जगह स्पॉट्स बने हुए हैं बराबर के। उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा समझ लीजिए, यही थोड़ा दिक्कत वाला पोर्शन होगा इस पोएम में, कि बहुत बड़ा मैदान है, और उस मैदान में इधर फैक्ट्री, इधर फैक्ट्री, इधर फैक्ट्री, इधर फैक्ट्री, इधर फैक्ट्री, फैक्ट्री लगी हुई हैं। जैसे चेस बोर्ड में चार खाने बने होते हैं, और वो फैक्ट्रियाँ रात में, हल्का सा भोर का समय, तो उनमें से लाइट वगैरह जल रही होगी, धुआं हुआ निकल रहा होगा, तो जगह जगह वो चमकती सी नज़र आ रही हैं, स्पॉटेड, डिफरेंट, रात में दूर तक फैले हुए मैदान में डिफरेंट स्पॉट्स की तरह नज़र आ रही हैं, ठीक उसी तरह से जैसे चेस बोर्ड में। अब चूँकि ये फैक्ट्रियाँ वर्क कर रही होगी, रात में भी वर्क चल रहा है वहाँ पर, उसी प्रकार से जो चेस बोर्ड होता है उसमें भी जो चेसमैन होते हैं वो मूव करते हैं, है ना। तो दूर तक मैदान एक चेस बोर्ड हो गया। ये जो फैक्ट्रीज हैं इन्हें, उसमें जो गोटिके इस्तेमाल होते हैं उस चेस मैन की तरह दिखाया गया है। ये भी मूव करते हैं कोई ना कोई टारगेट अचीव करने के लिए, यानी विन। इसी प्रकार से इन फैक्ट्रियाँ भी जो हैं, इनमें काम चल रहा है टू टारगेट प्रोडक्शन फॉर मेंट फॉर डेवलपमेंट। तो सुबह होने को है और ताज़ी ताज़ी हवा है, चढ़ाई पूरी हो चुकी है। और जो ट्रेन जो है वो नीचे की ओर उतर रही है, ग्लासगो शहर की तरफ बढ़ रही है नाव। वहाँ वो जब बढ़ती है तो वो भाप से चलने वाली नावों की तरफ बढ़ रही है, जो कुत्ते की जैसे मतलब चिंग की आवाज़ निकालते हुए आगे बढ़ रही हैं। क्रेन से भरी मैदान और घाटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद जो ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती है, और वो आगे बढ़कर मशीनों और भट्टियों के मैदानों की ओर जा रही है, जो अंधेरे मैदान में विशाल शतरंज की गोटियों की तरह नज़र आ रहे हैं। क्या? ऑपरेटर्स एंड फर्नेसेस, यानी फैक्ट्रीज। क्योंकि जैगेंटिक चेसमैन जो है यहाँ पे फैक्ट्री के लिए आ रहा है, नज़र आ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, लाइक माने की तरह, लुक लाइक जैगेंटिक चेसमैन। सो यहाँ पे जो है ना, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लैंड है उसको एक प्रकार से इन्होंने यहाँ पे थोड़ा मिटा देते बताएं। चूँकि अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, भोर का समय है, तो आप ये कह सकते हो कि उस अंधेरे में जो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है, वो यहाँ पे इसे एक प्रकार से इन्होंने यहाँ पे चेस बोर्ड की तरह यहाँ पे शो किया है, जैसे कि शतरंज बिछा दी गई हो। और ये जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स का मतलब यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स, जो उस वक्त वहाँ पे, चूँकि मैंने बताया कि वहाँ पे शिप बिल्डिंग का काम का यहाँ पे जिक्र नहीं भी किया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली जो भी चीज़ें जिनसे मिलकर हम उस पूरे काम को करते हैं, बनाते हैं, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, औजार जो कुछ भी हैं, उसी में फर्नेसेस हैं। ठीक, तो फर्नेसेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो भट्टियाँ हैं वो जल रही हैं, दहक रही हैं, मतलब सुलग रही हैं।
इन्हीं फर्नेसेस को उन्होंने कहा है कि जो कि बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं, तो जाइगेंटिक चेसमैन के रूप में इन्होंने इनको कहा है यहाँ पे। तो ये चेस बोर्ड हो गया, फर्नेसेस चेसमैन हो गई, क्योंकि फर्नेसेस काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो बड़ी विशाल जो है भट्टियाँ हैं, बड़े बड़े विशाल गोटिकों की तरह नज़र आ रही हैं। चेस बोर्ड की गोटिकें उसी प्रकार से यहाँ पे अच्छा खासा मास्टरफुल स्ट्रोक लगाए उन्होंने, मेटाफॉर का यूज़ किया है, हालांकि यहाँ पे सिमली इसे दिखाया गया है। सो द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप एज ए काइंड ऑफ गेम बोर्ड विद फर्नेसेस एज जाइगेंटिक चेसमैन। तो चेस बोर्ड जो है गेम बोर्ड है यहाँ पे, इस तरह से उन्होंने शो किया। उसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा ना कि मतलब बड़ा सा मैदान है, मतलब काफ़ी दूर तक फैली फील्ड है, हल्का अंधेरा है, यहाँ पे जगह जगह भट्टियाँ जल रही हैं, और वो भट्टियाँ लग रहा है जैसे मैदान में जो शतरंज की गोटिकें हों, क्योंकि जो जो चेस होता है उसमें वाइट एंड ब्लैक का स्पॉट्स होते हैं, चार खाने बने होते हैं ना इस टाइप से, तो उस तरह से उन्होंने इसको शो किया है। और यहाँ पे भी मूवमेंट होता है, टारगेट होता है विन का, यहाँ पे भी फर्नेसेस जल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक मकसद है, उसका पर्पज है ना, तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, हर मतलब ट्रेन, ट्रेन का पूरा स्कॉटलैंड इंतज़ार करता है, क्योंकि अभी ट्रेन जो है स्कॉटलैंड में ही है, और मतलब वो आ चुकी है पार करके इंग्लैंड को छोड़कर स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड में हर वह रहने वाला व्यक्ति उसका इंतज़ार करता है, यानी ट्रेन कब पहुंचती है सबको पता है। इससे पता चलता है कि ट्रेन कितनी इंपॉर्टेंट है। इन द डार्क ग्लेंस, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही ईजी हैं। ग्लेंस माने होता है कि वैलीज, घाटियाँ, वहाँ पे कहा जाता है स्कॉटिश लैंग्वेज में, और लॉक्स यानी लेक्स जो झील है, ये वहाँ की लैंग्वेज में, स्कॉटिश लैंग्वेज में कहा जाता है। सी लेक्स का मतलब होता है कि जो समुद्र से बनी जो झीलें हैं। मैन मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है कि अब वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब जो इच्छा आपकी तड़प बन जाए, आपको बेचैन कर दे, आपको बेसब्र कर दे, वो है लॉन्ग। तो लोग बड़ी बेचैनी से, बड़ी बेसब्री से न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं। न्यूज़ का मतलब यहाँ पे है लेटर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। अब देखें यहाँ पे एक बहुत ही अगर आप समझें तो समझ में आएगा कि एक यूनिवर्सल नेसेसिटी है, नीड है, ह्यूमन इमोशन है ना, कि हर आदमी जो है किसी दूसरे आदमी से कनेक्ट, जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है। वो आगे हम देखेंगे, लाइन जो मिलेगी तो वहाँ मैं डिस्कशन करूँगा। तो हर यहाँ पे व्यक्ति जो है वो लेटर्स का इंतज़ार कर रहा है कि शायद किसी ने उसके लिए कोई लेटर भेजा हो। तो यहाँ पे एक प्रकार से एक डीप ह्यूमन इमोशन है जो नेचुरल है, यानी डीप इमोशन जो ह्यूमन बींग्स का है वो है, प्लस एक एंटिसिपेशन भी है कि शायद उनके लिए भी कोई ना कोई लेटर आया होगा। तो ह्यूमन इमोशन ऑफ एंटिसिपेशन दैट दे मे गेट अ लेटर। तो लेटर, पार्सल, पोस्टल ऑर्डर और जो चेक, कुछ भी हो वो चीज़ें हैं, क्योंकि जो है ट्रेन है वो उनकी दुनिया को कनेक्ट करती है, लोगों की न्यूज़ लेके आती है, लेटर्स लेके आती है, पैसा लेके आती है, और उनकी इमोशनल नीड को पूरा करती है। सो इम्पोर्टेंट एंड पर्पसफुल फॉर ह्यूमंस। और लोग, अंधेरा चूँकि अभी है, तो घाटियों में रहने वाले लोग हों, चाहे वो पेल ग्रीन मतलब समुद्र है, समुद्र का पानी जो है हल्का सा पीला और हरापन लिए हुए होता है, अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको पानी ऐसा नज़र आएगा। तो चाहे उनके किनारे बसे हुए बस्तियां हों, लोग हों, मतलब कहने का मतलब है कि डिफरेंट जोग्राफिकल, जो स्कॉटलैंड पूरा देखा जाए तो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पर रहने वाले लोग की तरफ ये इशारा किया जा रहा है, नॉट ओनली फॉर ग्लेन्स एंड लॉक्स, है ना। पहाड़ों पे कहीं पे भी सब लोग इंतज़ार करते हैं, कर रहे हैं न्यूज़ का, लेटर्स का। और ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, टूवर्ड्स करके दिया है ना, बढ़ती हुई चली जा रही है, और कितना बड़ा काम वो ट्रेन कर रही है लोगों के लिए। अब ये जो है लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर्स ऑफ ब्लैंक्स, इसको हमको पढ़ना है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, जहाँ ज़रूरी होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप उम्मीद करिए कि मतलब कितना, मतलब जस्ट इमेजिन कि जो पोएट है कितना ज़्यादा लेटर्स का उन्होंने टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। और ये जो इसकी जो राइम है वो भी थोड़ा सा इंटरनल राइम भी आपको मिल जाएगी, जैसे लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर्स ऑफ बैंक्स, तो अंदर ही अंदर जो राइमिंग होती है उनको इंटरनल राइम कहा जाता है। और जो ट्रेन है उसमें ये लास्ट में पोएम पढ़ी जाती है और बड़ी रफ्तार से पढ़ी जाती है, जैसे लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर्स फ्रॉम बैंक, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, रिसीटेड बिल्स एंड इन्विटेशन टू एक्सपेक्ट न्यू स्टॉक और टू विजिट रिलेशंस, इस टाइप से, जैसे कि ट्रेन चल रही है छुक 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 छुक, इस तरह से। तो ट्रेन की जो चाल उसको मिमिक किया गया। एनीवे, लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर फ्रॉम बैंक्स, बैंक से लेटर आ रहे हैं, है ना, लोग अपनी थैंकफुलनेस है ना सेंड करने के लिए लेटर्स भेज रहे हैं। लेटर्स ऑफ जॉय
फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय। तो देखिए लेटर्स का ज़माना था, मैं उस ज़माने में रहा हूँ। अब देखिए ट्यूटोरियल इसी तरह लंबा होता है, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि चलो लंबे वीडियोस भी आ जाएंगे कोई। लेकिन अब लड़के भी लिखते हैं, पुरुष भी लिखते हैं, लेडीज़ भी लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं, एक दूसरे को लेटर भेजते थे। क्योंकि कोई भी मैसेज अगर आप लिख कर भेज रहे हो अपनी हैंड राइटिंग में, किसी के जरिए भेज रहे हो, तो लेटर बन जाता है। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड बॉय। तो गर्ल, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, है ना, वो अपनी खुशी बांट रहे हैं, अपनी खुशी, क्योंकि लेटर्स का मतलब होता है शेयर्ड एक्सपीरियंस। तो अपनी खुशियों भरे मैसेजेस का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब हैप्पी मूड में। रिसीटेड बिल्स एंड इन्विटेशंस, तो जो चीज़ आपने खरीद फरोख्त की है उसके बिल्स आपके पास आ रहे हैं, इन्विटेशंस आपके पास आ रहे हैं। टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और टू विजिट रिलेशन। लेटर्स ऐसे भी हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स के टाइप हैं कि लेटर्स के किस किस पर्पज़ के लेटर्स हैं। तो टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और टू विजिट रिलेशंस, यानी स्टॉक का मतलब होता है कि सप्लाई पता करना, कि भाई लेटर भेज के कि हमें सामान मंगाना है, तो आपके पास है सामान है कि नहीं है। उस समय लेटर से ही पता चलता था सारी चीज़ें, फिर हम वो ऑर्डर भेजेंगे या उसी में ऑर्डर डाल देते हैं, वो तो भेज दीजिए। तो नई सप्लाई और स्टॉक पता करते थे, भंडार कितना चीज़ें स्टोर में है कि नहीं है। या फिर टू विजिट रिलेशंस, रिलेशन माने होता है कोई हमारे रिश्तेदार। तो ऐसे भी लेटर्स होते थे जो रिश्तेदारों को भेजे जाते थे कि भाई हम आपके यहाँ आना चाहते हैं या आप हमारे यहाँ चले आइए। तो जैसे फ़ोन कॉल करके या मैसेज करके पता किया था भाई हम आने वाले हैं, तो इन्फॉर्म कर देते हैं पहले से, तो वो लोग भी रेडी रहते हैं। तो विजिट माने होता है जाना, तो अपने रिश्तेदारी में जाना आना हो तो उससे भी रिलेटेड पत्र व्यवहार हो रहा है, कर लेटरबाजी हो रही है। एंड अप्लीकेशंस फॉर द सिचुएशन, सिचुएशन माने होता है मौका, है ना, अवसर, अपॉर्चुनिटी। तो अप्लीकेशन माने होता है आवेदन। तो लोग अपनी जॉब के लिए भी अप्लीकेशंस भेज रहे हैं कि भाई ये कोई है जगह खाली कि नहीं है, या जगह खाली है, वैकेंसी है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशंस भेज रहे हैं। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशंस एंड गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ, हारे में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये डेलिकेट भी लगा। टिमिड माने क्या होता है, डरा हुआ, घबराया हुआ, कि कहीं हमारे रिलेशंस ख़राब ना हो जाए, जो बात जो बनाने चला हो कहीं बिगड़ ना जाए, दोस्ती खत्म ना हो जाए। लवर्स का मतलब होता है कि टू पीपल एंड ए एंड बी, है ना, they are in love with each other, they like each other। या भाई ए लव्स बी बट बी डज नॉट लव, और डज इट लव और नॉट लव कोई नहीं जानता, मतलब कुछ भी हो, ये अपनी बात को यहाँ तक पहुँचाना चाहता है। और लेटर्स उस वक्त माध्यम होते थे, और आज भी हो सकता है कि चिट्ठियाँ मैसेज किसी के जरिए भेज दी जाएँ, भैया देखो थोड़ा सा पहुँचा दो मेरी बात। जो जब यहाँ पे इनविटेशन वाली बात आई थी, तो मैं कहूँगा जो इनविटेशन कार्ड आपके यहाँ आते हैं ना, एक प्रकार से वो आप कह सकते हो कि चिट्ठी का एक रूप आपको वहाँ पे नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पे चिट्ठियाँ तो आपके घरों पे नहीं आती होंगी, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस अगर आप विजिट करें और वहाँ जाके, तो आपको मेल बॉक्स भी मिल जाएगा, लेटर्स भी मिल जाएंगे, लोग भी मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे मनी ऑर्डर पता नहीं आता होगा, नहीं आता होगा, लेकिन लेटर्स के रूप आपको मिल जाएंगे। तो एंड टिमिड लवर्स, तो टिमिड का मतलब होता है कि घबराया हुआ, थोड़ा हिचकिचाता हुआ, संकोच, जिसे कहा जाए संकोच में कहूँ ना कहूँ, है ना, तो उल्टा ना पड़ जाए दांव, तो अपनी बात को कहने में। तो एक प्रकार से यहाँ देखा जाए तो वहाँ लवर्स की जो इनोसेंस को दिखाया गया है, मतलब बदमाश नहीं है, बहुत सीधा साधा है, फीलिंग्स को समझता है, अपनी भी समझता है, दूसरी भी समझता है, हर्ट नहीं करना चाहता है, सेंसिटिव है, नाजुक दिल का है। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि वो जो अपनी बात को सामने नहीं कह पा रहा है, तो वो उसे कहीं ना कहीं लेटर्स में भेज रहा है कि सामना तो नहीं कर पाऊँगा, फेस नहीं कर पाऊँगा, बट ऐसे ही भेज देता हूँ। तो दैट इज़ वाई नॉट अ ढीठ टाइप पर्सन। तो भाई रिस्पेक्टफुल लाइन्स इन्होंने लिखी है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जो अपनी बात को वो एक्सप्रेस कर रहा है लेटर में, तो दैट इज़ वर्ड। तो ये यहाँ पे इनोसेंट फीलिंग्स की तरफ मैं कहूँगा, इनोसेंस ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। एंड गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस। ऑल द नेशन मतलब होता है कि दुनिया भर के, खाली यही नहीं कि मतलब आसे पास के लेटर्स है, दुनिया भर के कंट्रीज से लेटर्स आते हैं। न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल, अब देखिए यहाँ पे जो आ गया है वर्ड सर्कमस्टेंशियल, यहाँ पे वैसे मीनिंग दिया गया है यहाँ पे पर्सनल, है ना। तो जो डिफरेंट घर की बातें हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि अपने घर में होने वाली घटनाओं, उनकी जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं, जो 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 कुछ घर में हो रहा है, तो उनकी बातों का जिक्र करना। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आसपास भी कोई घटना घट रही हो, मतलब डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस जो आसपास जनरेट हो रहे हैं उनकी बात करना। और न्यूज़ फाइनेंशियल मतलब पैसे के लेन देन से रिलेटेड न्यूज़, इकोनॉमी की न्यूज़, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल न्यूज़। लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स टू लर्न, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा और डेलिकेट लगा कि आप कहीं गए हुए हैं, कैमरा तो उस वक्त भी होता था, आपने फ़ोटोग्राफी की है, उसे आप लेटर में भेज रहे हो। स्नैप का मतलब होता है जो आपने कैमरे से फ़ोटोज़ लिए हैं और छुट्टियाँ मनाने गए हैं तो उनकी फ़ोटो ली हैं, आप भेज देते हो लेटर में, इसको बड़ा कर लेना स्टूडियो में जाके,
तो वो भी दिल को छू लेने वाली बात है कि कितने अपनेपन से लोग इस तरह की भेजते हैं। आजकल तो बस सब डिजिटल है, भेज दीजिए उसको, वैसे ही बड़ा कर लेंगे लोग, है ना। लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको भी करूँगा भाई थोड़ा सा हाईलाइट। तो स्क्रॉल्ड मतलब होता है कि ऐसे ही खचा देना। मार्जिन का मतलब होता है लेटर है, लेटर के किनारे किनारे हल्का हल्का। फेसेस मतलब चेहरे बना देना, तो जैसे इमोजी टाइप का जैसे आजकल होता है, तो यहाँ पे लोग सजावट, लेटर्स जो हैं बड़े डेकोरेटेड वो में भी भेजे जाते थे। जैसे आपने बॉय एंड गर्ल वाला आपने देखा है, तो लड़की लड़की को भेज रही है, लड़का लड़कों को भेज रहा है, एक दूसरे को भेज रहे हैं, तो जैसे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह सजाए जाते हैं, तो बड़े ही ऐसे ही। स्क्रॉल माने होता है कि मतलब स्क्रिबलिंग अनटाइडली, बहुत सजा वजा की पूरी ड्राइंग नहीं, बस ऐसे ही जैसे मैं आपको बताना हो तो ऐसे करके मैं बना दूँ किसी का ना चेहरा टाइप का। तो लोग फेसेस बनाते थे मार्जिन पे। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स कजिन्स एंड आंट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन से लेटर्स आ रहे हैं। लेटर स्कॉटलैंड को जा रहा है फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस के दक्षिण से स्कॉटलैंड को लेटर जा रहा है। देखिए भाई, ये मैप यूरोप का है जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ से मतलब स्कॉटलैंड स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा इंग्लैंड का इलाका है, ठीक। और ये रहा फ्रांस। अब फ्रांस का जो है ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो फ्रांस का साउथ है, यहाँ से लेटर स्कॉटलैंड में जा रहे हैं, है ना। क्योंकि लेटर्स डिफरेंट डिफरेंट नेशन से भी आते हैं, तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि नॉट अ पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड बट फ्रॉम यहाँ। और ये देखिए यहाँ पे हेब्रिडीज जो डिफरेंट डिफरेंट जो द्वीप बने हुए हैं, ये देखिए एक मैप में आप जो मैंने आपको दिखाया था। और ये जो आपको द्वीप नजर, मतलब ये जो बीच में समुद्र की रेखा ऐसे चली गई है, ये देखिए ना ये। तो इसके बाद यहाँ जो द्वीप हैं डिफरेंट जो बने हुए हैं, ये सारे के सारे ना, ये थोड़ा इनर है या आउटर है, ये सब हेब्रिडीज आइलैंड्स कहलाते हैं। हाँ, अलॉट ऑफ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स आर देयर। तो यहाँ से भी लेटर्स आ रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे लिखा गया कि नोट्स फ्रॉम ओवरसीज, ओवरसीज मतलब होता है समुद्र के पार। हेब्रिडीज जो मैंने भी आपको बताया, तो समुद्र के पार से भी जो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स वहाँ से आ रहा है, फ्रांस के साउथ से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन से आ रहा है। लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंस टू हाईलैंड्स टू एंड लोलैंड्स। अब ये थोड़ा सा दुख वाली बात है। कॉन्डोलेंस का मतलब है कि भाई कहीं पे बहुत ही दुख भरी खबर है। सोरो एट डेथ जो हम एक्सप्रेस करते हैं, सांत्वना भरे लेटर्स भी आ रहे हैं। हाईलैंड्स का मतलब होता है कि ऊंची पहाड़ियाँ, मतलब पहाड़ियों पे रहने वाले लोग। लो लैंड्स का मतलब होता है जो पहाड़ियों के नीचे की जो भूमियाँ हैं, है ना, घाटी में, मैदानों में रहने वाले लोग। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं डेथ की खबर होती है, दुख भरी खबर होती है। नोट्स फ्रॉम ओवरसीज मैंने आपको बता ही दिया। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, ह्यू माने आप कह सकते हो डिफरेंट कलर्स के शेड्स। अब जैसे यहाँ पे दिया भी गया है कि द पिंक, द वायलेट, द वाइट एंड द ब्लू, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लेटर्स लिखे गए हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट मूड भी आप बना सकते हो इनको, डिफरेंट डिफरेंट मूड्स को भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आगे लिखा गया है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। मैं इनको थोड़े हरे से करता हूँ। द चैटी द खैटी द बोरिंग एंड अडोरिंग, यानी चैटी खैटी, बोरिंग एडोरिंग। तो एडोरिंग माने प्यार भरे, बोरिंग माने क्या लिखा है इसमें यार, बार बार लेटर भेज देता है। खैटी एंड चैटी समझने वाली, चैटी माने बकबक, उसके अंदर बातूनी वाली जो चिट्ठियाँ हैं, गॉसिप टाइप। कैटी का मतलब हो गया थोड़ा सा बिची, थोड़ा सा मीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिची एंड मीन, मतलब उसमें के अंदर आप उसको थोड़ा बुरा भला भी कह रहे हो, उसकी बुराई भी कर रहे हो, है ना, उस टाइप का। यानी जिसको पढ़ने के बाद ऐसे मुंह से निकले तेरी तो देख लूँगा, इस टाइप से। तो ये आपस में चलता है यार, दोस्तों में भी चलता है। तो चैटी कैटी बोरिंग एडोरिंग, वैसे देखा जाए तो इसे हम थोड़ा गर्ल से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, चैटी को भी और कैटी को भी, है ना, तू में वाली। बोरिंग एंड एडोरिंग, द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड द हार्ट्स आउटपोरिंग। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए हार्ट्स यानी इमोशंस, ठीक है। और आउटपोरिंग का मतलब होता है कि एकदम भावनाएं उमड़ उमड़ कर ना, इन अ लार्ज अमाउंट, है ना, मन भावनाओं से भरा हुआ है, दिल भावनाओं से भरा, यानी अपनी फीलिंग्स को उड़ेल उड़ेल के उसमें भर देना। और मतलब एक तरफ तो इमोशनल लेटर की बात हो रही है, दूसरी तरफ हो रहे हैं कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है कोई फर्क नहीं, ना गम ना खुशी, नो रिएक्शन। और ऑफिशियल लेटर आप जानते हैं, कोई कॉल लेटर आ रहा है, कभी कोई कोई कोई, कोई, कोई नोटिस आ रही है, कुछ भी हो। तो
जहाँ पे आप काम करते हो तो आपके जो ऑफिस से लेटर आए, ऑफिशियल लेटर, वो भी कोल्ड ही होंगे अधिकतर। हालांकि हो सकता है भाई पे हाइक का लेटर आए, कहीं पे ज्वाइनिंग का लेटर आए तो खुशी हो जाएगी। लेकिन कोल्ड का मतलब ऐसे लेटर जिनको पढ़ने के बाद ना गम ना खुशी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लेटर होते हैं। तो और साथ में क्लेवर स्टूपिड, शॉर्ट लॉन्ग तो समझ गए, छोटे लेटर हैं बड़े लेटर हैं, यानी कुछ सफाई उफाई ज़्यादा पेश करनी हो तो बड़ा सा लेटर हो गया, छोटा सा लेटर हो गया और आपको उम्मीद बड़े की है तो भी दुख हो जाएगा, और बहुत बड़ा भेज दिया और आपको लगता था यार छोटे में ही काम चलता तो भी। एनीवे, बात को आगे क्या बढ़ाना। स्टूपिड माने बेवकूफ़, जिसको पढ़ने के बाद लगे गजब का बेवकूफ़ है। द टाइप्ड एंड द प्रिंटेड एंड द, हाँ ये भी लाइन मुझे थोड़ा सा जमी, तो मैं इसको पूरा का पूरा आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। ऐसे भी लेटर हैं जो टाइप किए गए, हो सकता है जो ऑफिशियल लेटर हो टाइप किए गए और प्रिंट करके भी भेजे गए हों, मतलब जो लेटर है उसको उसकी अपनी कॉपी निकाल के भेजिए, और स्पेल्ड ऑल रॉन्ग। और ऐसे भी लेटर हैं जिनमें काफ़ी स्पेलिंग्स रॉन्ग मिलती हैं। तो भाई देखिए, मैं इस पे क्या कहा जाए एक प्रकार से कि आ, इरादे देखो, भावनाएं देखो, स्पेलिंग रॉन्ग है तो चलेगा, कहने का मतलब ये है। हालांकि ऑफिशियल लेटर्स में तो नहीं चलेगा, लेकिन आपस के जो पर्सनल लेटर है ना, उसमें ये सब कमियां ना निकाल कर लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश की। जैसे छोटा बच्चा होता है तोतली जबान में, है ना, ठीक से बोल भी नहीं पाता, फिर भी हम लोग उसे कितना दिल से लगाते हैं। तो इसको मैं अभी अब देखो बहुत ही डेलिकेट जोड़ दूंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो पूरा जो जो स्टेंजा है बड़ा सा है, ये ट्रेन की चाल को मिमिक करता है और ये बताता है कि ट्रेन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। मतलब वी कैन से दैट दिस इज़ द क्रेसेंडो ऑफ द पोएम, मतलब एक म्यूजिकल हाइट जिसे कहते हैं कि उसकी हाइट को टच करता है। थीमेट एक प्रकार से ट्रेन्स की इपिक जर्नी के पूरे कारण को ये जस्टिफाई करता है कि why the train is running, because people are waiting for the letters and so many of letters types। ट्रेन नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे लाइफ का कैरियर है, मतलब ट्रेन के अंदर जो मेल बैग्स हैं दे आर द कैरियर्स ऑफ इमोशन, और इनमें इतने सारे हर तरह की इमोशंस हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इट अ टेपिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन लाइफ। क्योंकि इमोशन से ही लाइफ बनती है, बिना इमोशन के क्या लाइफ होगी। इमोशंस फुलफिल हो तो ज़िंदगी बनती नज़र आती है। आज भी वही चीज़ें हैं, बस ये है कि लोग का संदेश भेजते हैं, बातचीत होती है कुछ ज़्यादा ही होती है। आज भी हम वेट करते हैं लोगों के मैसेजेस का, भेजने का भी और आने का भी। तो फीलिंग ह्यूमंस तो हम तभी से है ना, हमारी जो काम क्रोध लोभ मोह है ना, जो हमारी जो यूनिवर्सल जो नीड्स हैं, यूनिवर्सल इमोशंस है, वो कहाँ बदलेंगे, चाहे एआई का ज़माना हो चाहे जिसका ज़माना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मिटा उटा दूँ तो, या लिख देते हैं बोर्ड पे। यहाँ पे हमें एक डेमोक्रेटिक टच जो है वो देखने को मिलता है, मतलब ये मेरा एक एनालिसिस है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि जो मेल सर्विस है ना, जो है, और हमें एक इंस्पिरेशन भी देती है कि इट डज नॉट जज पीपल, मतलब वो रिच है कि पुअर है कि बिजनेस पर्सन है या कॉमन पर्सन है ना, इट ओनली डिलीवर्स। अब यहाँ से डिलीवर से आप जो डेमोक्रेटिक टच देखने को मिली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लेटर मिस स्पेल्ड है तो क्या हो गया। मतलब इट डज नॉट नीड टू बी वेरी परफेक्ट व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। तो इवन जो मिस स्पेल्ड लेटर्स हैं, है ना, दे आल्सो डिजर्व डिलीवरी। तो देखिए कैसे मैंने आपको जोड़ा यहाँ पे, क्योंकि देखिए वैरायटी ऑफ लेटर्स हैं, मतलब यहाँ पे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट की भी बात हो रही है, टाइप्ड एंड प्रिंटेड। इसके अलावा कितना कॉन्ट्रास्ट है लेटर्स में, है ना। अगर हम यहीं पे देखें, अगर समझने वाली बात है कि एक तरफ इसी लाइन में कोल्ड एंड ऑफिशियल लेटर्स हैं, यानी ब्यूरोक्रेटिक लेटर्स हैं, और दूसरी तरफ इमोशनल लेटर्स हैं। इधर जॉय वाले लेटर्स भी हैं जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, बॉय एंड जॉय वाले। दूसरी तरफ यहाँ देखिए इनोसेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस के भी लेटर्स हैं, यानी ऑफिशियल और पर्सनल, हैप्पी, सैड, क्लेवर, स्टूपिड, बिजनेस के, फैमिली के, जॉब से रिलेटेड कितने सारे लेटर्स हैं यहाँ पे। लाइफ का पूरा का स्पेक्ट्रम, यानी इंद्रधनुषी रूप हमें ट्रेन के मेल बैग में नजर आता है लेटर्स के रूप में। द लेटर्स और आज के ज़माने में मैसेजेस, यानी एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी, इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ पीपल। सो आगे बढ़ते हैं कि द लेटर्स आर पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे कैरी फीलिंग्स, इमोशन, न्यूज़, कनेक्शंस बिटवीन पीपल, नो मैटर हाउ दे लुक और हु दे आर फ्रॉम, ईच लेटर इज इम्पॉर्टेंट टू समवन।
चिट्ठियाँ लोगों को जोड़ती हैं, उनके अंदर की भावनाएं और रिश्ते छुपे होते हैं चिट्ठियों में, उन 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 लिखावटों में, उन शब्दों में। आगे चलते हैं। थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, स्टिल मतलब अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि भाई देखिए यहाँ लोग 8-8 10 बजे तक उठते हैं और अभी तो भोर का ही समय। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, हाँ भाई ये भी देखिए, अब वो ड्रीम में है, सो रहे हैं तो सपनों में खोए हुए हैं। टेरिफाइंग मतलब डराने वाला, मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस टाइप का। यानी कुछ लोग जो जो सपने देख रहे हैं वो स्कैरी हैं, डरावने हैं, फ्राइटनिंग हैं, थ्रेटनिंग हैं, है ना, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बैड 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 ड्रीम्स देख रहे हैं वो लोग। दूसरी तरफ और मतलब या फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड इन क्रैंस्टन्स एंड क्रफर्ड्स, ये बिसाइड मतलब बगल में, बैंड मतलब जो म्यूजिकल बैंड जो बाजा वाजा बजा रहे हैं उस समय। आज भी कहीं ना कहीं आपको भाई जो होटल्स होते हैं उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है, सिंगिंग होती है, तो वो चीज़ बताया गया है कि या तो वो स्कैरी ड्रीम्स देख रहे हैं या फिर वो अच्छे ड्रीम देख रहे हैं, हैप्पी मूड वाले ड्रीम देख रहे हैं, सुखी वाले सपने देख रहे हैं, है ना। जिसे कहा गया कि जैसे वो फ्रेंडली टी बिसाइड, जैसे वो बाजा बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है और जाने माने टी जो रेस्टोरेंट्स हैं, टी रूम्स इन स्कॉटलैंड में जैसे क्रैंस्टन्स हैं, क्रेफोर्ड्स हैं, है ना, उस जगह पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, यानी डरावने सपने भी देख रहे हैं लोग, खुशियों भरे सपने भी देख रहे हैं, रेस्तरां में दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, जैसा कि क्रिस्टन क्रफोर्ड्स में ऐसा होता था। नाउ ये लाइन तो क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल अब ज़्यादा बताया जाए तो यही बताया जा सकता है कि यहाँ पे वैसे तो ठीक है लोग सपने देखते हैं, लेकिन जो ये जो जगहों का नाम यूज़ किया गया ये रियल प्लेसेस हैं, तो रियल प्लेसेस का जगह का नाम इस्तेमाल करके ये बताया है पोएट ने, मतलब ये फीलिंग्स लाना चाहते हैं रीडर्स के मन में कि वो सच में ड्रीम्स देख रहे हैं। तो एक रियलिटी टच देने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि यस दे आर स्टिल इन ड्रीम्स। अस्लीप, अस्लीप मतलब सोए हुए। वॉकिंग ग्लासगो इन, कहाँ सोए हुए हैं, अब यहाँ पे देखिए फिर से आ गया, वर्किंग ग्लासगो लिखा गया, मतलब कामकाजी ग्लासगो। उस समय इंडस्ट्रियल लैंड है, रात को भी काम चल रहा है, दिन में भी काम चल रहा है, तो कामकाजी शहर है, लोग दिन में रात में काम में लगे रहते हैं। अस्लीप इन वेल सेट एडिनबरा, एडिनबरा वाह भाई वाह, एंड एस्लीप इन ग्रेनाइट आवर्डीन। तो पहली बात तो भाई ये जो एस्लीप, एस्लीप 2 बार यूज हुआ है, वैसे तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है, एनाफोरा हम कहते हैं, कुछ नहीं तो रिप्रेशन कह सकते हैं, बट एनीवे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चाहे ग्लासगो, चाहे एडिनबरा हो, चाहे अबरडीन हो, ये बड़े बड़े शहर हैं। ग्लासगो सबसे बड़ा शहर है, एडिनबरा तो वहाँ की राजधानी है, स्कॉटलैंड की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये। अबरडीन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, पोर्ट सिटी भी है। तो चाहे ग्लासगो, चाहे एडिनबरा हो, चाहे अबरडीन हो, लोग सोए हुए हैं। कहने का मतलब होता है कि इन चाहे किसी भी जगह पे हो, समय ऐसा है कि लोग सोए हुए हैं, सपनों में खोए हुए हैं, अच्छे अच्छे बुरे बुरे दोनों सपनों में। अब देखिए यहाँ पे वर्किंग क्यों है ग्लासगो, तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन वेल सेट एडिनबरा का मतलब क्या है? वेल सेट एडिनबरा का मतलब होता है जैसे चीज़ें जो तरतीब से लगाई गई हों, रखी गई हों, वही है वेल सेट है एडिनबरा। अब एडिनबरा एक कल्चरल सिटी आप कह सकते हो, है ना, अपने अपने पुराने ऐतिहासिक किलों के लिए, फेस्टिविटी के लिए जाना जाता है शहर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप, है ना, हिस्ट्री एंड कल्चरल ट्रेजर आप कह सकते हो ये पूरे यूरोप में, वन ऑफ द सिटी। इट इज़ नोन फॉर ऑस्पायरिंग, मतलब आर्किटेक्चर के लिए, कैसल्स के लिए, आर्ट एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल्स, फूडीस्ट हॉट स्पॉट्स, कल्चरल हार्ट ऑफ स्कॉटलैंड आप इसे कह सकते हैं। लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे, और फेस्टिवल तो पूरे साल भर चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो सजा भजा रौनक वाला शहर है ये, है ना, पीपल की मस्ती, पार्टी, खाना पीना, इंजॉय करना, इस तरह का शहर है। और ग्रेनाइट, ऑफ ग्रेनाइट जो है वो पत्थर है, जो ज़मीन से खानों से निकाला जाता है, और उसकी बनी इमारतें हैं जो हल्का सा सिल्वरी ग्रे कलर में आपको नज़र आएगा। तो अबरडीन में भी ग्रेनाइट मिलता है, या उसके आसपास से लाकर जो बनाई गई इमारतें हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल स्टोन होता है ये। तो वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो विच आर बिल्ड फ्रॉम हार्ड ग्रेनाइट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेनाइट अबरडीन। तो दे कंटिन्यू द ड्रीम्स, लेकिन वो ड्रीम में खोए हुए हैं। देखिए मैंने बताया ना कि चाहे जहाँ हो, हर जगह लोग सोए हुए हैं, सपनों में खोए हुए हैं। तो वेरी नेचुरल थिंग्स आर देयर, मतलब वहाँ पे आसपास एक जैसा समय है तो लोग सोए हुए हैं। इतनी जल्दी ट्रेन सवेरे पहुँच जाती है, लेकिन काम वही है, उठते ही उन्हें पता चला है कि यार कोई ना कोई आई होगी हमारे लिए लेटर्स, है ना। जैसे ट्रेन जो पहुँचती थी
तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका होता था। अब क्या बताया जाए आपको, फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है कि लिंक वगैरह वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो दे दूंगा, नहीं तो आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको आपको भेज ही दूंगा। जगह जगह पोल होते थे, लगभग 34 जगह पे पोल होते थे। यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम होता, ट्रेन जाती थी तो उसमें हुक लगा रहता, तो वो लोग हुक में फटाक से फंसती थी और पूरा बैग ट्रेन के अंदर। और इसी प्रकार से यहाँ पे बास्केट वगैरह बनी रहती थी, पता नहीं क्या होता था, ये लोग ट्रेन वाले लटका देते थे बैग को, यहाँ पे हुक लगा होता था, फटाक से बास्केट के अंदर ये आ जाता था बैग। तो जगह जगह फिर यहाँ पे पोस्टमैन होते थे, उनको उतार लेते थे, मतलब यहाँ से लोगों की लेटर पहुँचा देते थे ट्रेन के अंदर और यहाँ से उतार लेते थे, तो ट्रेन में छटाई वगैरह चलती रहती थी कहाँ कहाँ किस किस इलाके में पहुँचाना है। और इस प्रकार से फिर वो ले जाके पोस्ट ऑफिस से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पहुँचाना। तो जब तक लोग सुबह सोकर उठेंगे तब तक लेटर छटकर उनके यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग आ जाएंगे, तो वो चीज़ बताई गई है। बट सेल वेक शून, बहुत जल्द लेकिन जाग जाएंगे। एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स, लॉन्ग का मीनिंग मैंने बताया कि बेसब्री से लेटर्स का इंतजार करेंगे। अच्छा, लेटर कौन लेके आएगा? भाई पोस्टमैन लेके आएगा। पोस्टमैन का मतलब डाकिया लेके आएगा। आपने डाकिया फिल्म देखी? ओ सॉरी, क्या नाम है उस फिल्म का? हाँ, डाकिया ही नाम है। मैंने फिल्म देखी राजेश खन्ना की, बेचारे अब तो नहीं रहे, साइकिलों पे एकदम वो जो पोस्टमैन वाली वर्दी पहन के खाकी वाली, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया ना। मैं यहाँ मोबाइल खोल के बैठा हूँ, लिरिक्स देख रहा हूँ। या देवर के भतीजे की साली की सगाई है, ओ आती पूरनमासी को करार पाई है, मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी, दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है, छोटी को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो, कारट को तार है, तार मतलब कार्ड वगैरह भेजा जाता था, ये शादी का संदेशा तेरा ए सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया। आप सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा और इमोशनल भी है क्योंकि काफ़ी अच्छी लिरिक्स हैं इसकी। तो इस टाइप से है, वही लिखा है कि लेकिन बहुत जल्दी जाग जाएंगे, लेटर्स का इंतजार करेंगे, नो वन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक। डाकिया जो है ना वो दरवाजे पे जाके खटखट करता था, तुरंत बोलता था डाकिया या पोस्टमैन, तो तुरंत समझ जाते थे। मतलब जब ऐसी खटखटाहट होती थी, चूंकि मैं उस दौर में रहा हूँ ना, पिताजी आर्मी में थे, बाहर थे, तो इंतज़ार करते थे, हम भी लेटर भेजते थे, वो इंतज़ार करते थे, उनका लेटर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो एकदम दिल धक्क से होता था। वही चीज़ लिखा गया है कि नो वन विल हियर, कोई नहीं सुनेगा पोस्टमैन की नोक को, खटखटाहट को, विदाउट के बिना। क्विकनिंग माने होता है कि तेज़ हो जाना, द हार्ट मतलब होता है दिल, तो यानी जब भी पोस्टमैन की नोक होती है तो बिना दिल की धड़कन तेज हुए कोई उस नोक को नहीं सुनता। कहने का मतलब है कि पोस्टमैन की नोक होना और दिल का एक्साइटमेंट, दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, तो वो चीज़ है। बिना दिल की मतलब पोस्टमैन की नोक का दिल की धड़कन पर असर होता है। जब डाकिया दरवाजा खटखटाता है तो हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फोर मतलब क्यों, यहाँ पे फोर का मतलब है क्यों। बच्चों ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे लेटर को लिखना और ट्रेन की जर्नी, जो हीरोइक जर्नी है, सबको जस्टिफाई कर देता। मैं अभी आपको बताऊंगा। फोर क्योंकि हु कौन, कैन बियर सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, टू फील ये महसूस करना बर्दाश्त कर सकता है, ये सोचना बर्दाश्त कर सकता है, हिमसेल्फ यानी खुद, फॉरगटन माने भुला दिया गया हो, तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे पोएट एक क्वेश्चन करता है कि सब लोग लेटर का इंतजार करेंगे, यानी पोस्टमैन की नॉक का इंतजार करेंगे, और जैसी नॉक होगी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, चाहे कोई भी हो, हर एक की दिल का धड़कन बढ़ती है जब पोस्टमैन की नॉक होती है। और क्योंकि कारण क्या है, कौन चाहेगा कि वो ये महसूस करे कि उसे भुला दिया, नहीं अपने को भुलाया हुआ महसूस कौन अपने को भुलाया हुआ महसूस कराना कौन चाहेगा। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन मैं इसके डीप में जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि पोएम जो होता है यहाँ पे फिनिश होती है बाय रिमाइंडिंग अस दैट एवरीवन वांट्स टू फील रिमेंबर्ड। तो यहाँ पे एक प्रकार से पूरा जो पोएम है उसका थीमेटिक हार्ट यहाँ पे निकाल के रख दिया है पोएट ने। इसको तो अलग से करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोएट एक यूनिवर्सल फियर की तरफ इशारा कर रहा है। क्या है? फियर ऑफ बीइंग डिसकनेक्टेड, इररेलेवेंट, कि भाई मेरा तो कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं रखना चाहता। फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन, हर किसी के साथ ये चीज़ है। हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा दूसरा मन हो जिसमें जिसमें उसका विचार हो, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, या कोई और मीडियम हो। कोई भी अपने आप को इररिलेवेंट, अलोन फील नहीं करना चाहता, डिसकनेक्टेड फील नहीं करना चाहता। कोई तो हो जिसके मन में, जिस पर मेरे होने ना होने का फ़र्क पड़ता है। यानी एक प्रकार से यहाँ पे देखिए कितना, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ।
कि एक अपोजिट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो है कि क्विकनिंग ऑफ हार्ट। अब क्विकनिंग ऑफ हार्ट का मतलब क्या है? और दूसरी तरफ है कि फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, यानी अपने को भुलाया हुआ महसूस करना। अब पोस्टमैन की नोक होती है, मतलब पोस्टमैन की नोक का भी काफ़ी मतलब है यहाँ पे। पोस्टमैन की नोक होती है, यानी पोस्टमैन की नोक का मतलब है कि लेटर आया होगा, ठीक है, यानी कुछ तो आया होगा हमारे लिए। ओके। और लेटर का मतलब ये है कि देयर इज़ अ कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब है कि प्रूफ दैट वी मैटर फॉर अदर्स, यानी हमारे होने का फ़र्क पड़ता है दूसरों पे। अब भाई वो तो ठीक है, फैमिली है, कोई भी हो। और अगर पोस्टमैन की नोक नहीं हुई, मतलब नो लेटर। और नो लेटर का मतलब नो कनेक्ट, ठीक है। यानी पोस्टमैन की नोक को ही मैंने यहाँ दे दिया कि पोस्टमैन की नोक होना और ना होना। और नो कनेक्ट एट ऑल का मतलब ये हो गया कि आई एम अलोन, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मर जाना ही ठीक है। ऐसी फीलिंग्स आ जाती है लोगों के अंदर। अपने भी गैर हो गए, क्या करें अब, जी के रिश्ते टूट गए जब सभी के मैंने बनाई है। तो पोस्टमैन की नॉक हुई, क्विकनिंग ऑफ हार्ट। पोस्टमैन की नॉक नहीं हुई, फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन। ना बगल के पड़ोसी में दस्तक दे के चला गया लेटर, बगल में व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है और मायूस समूह हो गया। तो मायूसी, अकेलापन, भुलाया हुआ कौन चाहेगा, लेटर जरूरी है। तो यही है यूनिवर्सल फियर जो मैं आपको बता रहा था। एक प्रकार से एकिंग नीड इसे मैं कहूँगा। वो दुखती रग है जो कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख हो, क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो फुलफिलमेंट चाहते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वो पूरा होना चाहती हैं। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ लिखूँ कि, बोर्ड ले लेते हैं, हाउ, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मीनिंग आप समझिएगा। हाउ द मेल, मेल माने जो लेटर्स हैं, एलिबिएट मतलब कम करते हैं या ख़त्म करते हैं द डीपेस्ट एंग्जाइटी। समझे आप? और डीपेस्ट एंग्जाइटी क्या है? द फियर ऑफ आइसोलेशन एंड इनसिग्निफिकेंस। पोल और कांटे फिल्म मैंने देखी थी, उसमें स्कूल में लेटर्स आते हैं और अजय देवगन उसमें है, बेचारे मायूस हो जाते हैं, कॉलेज में कोई लेटर नहीं भेजा। हालांकि फिर उसके बाद लेटर आता है, फिर वो खुशी से उछल पड़ता है और फिर गाना होता है। यानी एक प्रकार से देखिए कि मतलब एक ट्रेन के माध्यम से कितनी सिंपल सी चीज़, लेकिन कितनी यूनिवर्सल चीज़ जो है उन्होंने समझाई है। उस वक्त लेटर्स होते तो लेटर्स के माध्यम से कि ट्रेन इज़ अ वेपन अगेंस्ट लॉनलीज़म, है ना, बिकॉज इट कैरीज लेटर्स एंड लेटर्स आर अ प्रॉमिस दैट वी आर रिमेंबर्ड, है ना, वी मैटर टू अदर्स। हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है ना, किसी के द्वारा उसे भी याद किया जाए। अब वो चाहे मैसेज भेज के या इनविटेशन भेज के या कुछ भी भेज के, है ना, वो सब तब भी था, आज भी है। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं भाई? हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कम्युनिकेशन ही ह्यूमन कनेक्ट है। समझे कि नहीं? और ये कनेक्ट टूटना नहीं चाहिए, डायलॉग बने रहना चाहिए, क्योंकि ये बना रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायलॉग टूटा तो मुश्किल। क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स टू फील फॉरगॉटन। गलतफहमियाँ बनती हैं, दूरियाँ बनती हैं, झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटते हैं। अभी है तब लेटर्स के जरिए। अब अभी जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, हम ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तरह तरह से मैसेज तुरंत भेजते हैं। आगे नहीं पता क्या ज़माना होगा, अब तो एआई का ज़माना आ गया है, मतलब कि फ़ेक चीज़ें भी स्टार्ट हो गई हैं। हो सकता है आने वाले समय में लोग यही कहें कि यार पुराना ही ज़माना ठीक था, कम से कम चीज़ें ऑथेंटिक तो होती थी। अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसके फ़ोन से कहीं झूठा मैसेज ना भेज रहा हो, कब डिलीट कर दे उसको, प्रूफ भी ख़त्म किए जा सकते हैं। तब ऐसा नहीं होता था लोग। खैर छोड़ो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ट्रेन भी हमें इंस्पायर करती है, ड्यूटी, है ना, रिलायबिलिटी, और हाँ इक्वलिटी भी। क्योंकि ट्रेन सबके लिए लेटर लेके आती है, यानी कि मेहनत और जिम्मेदारी क्या होती है। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर, ट्रेन का हमें स्ट्रॉन्ग करेक्टर बनने के लिए सीख देती है ट्रेन। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, वैसे आप इसका सब कुछ मैटर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप बहुत कुछ सोच रहे हो कि भाई समरी नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, वीडियो वैसी लंबी हो जाएगी, सब कुछ क्या मतलब है। हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर, जो पोइटिक डिस्क्रिप्शन, पोइटिक डिवाइस जो है उसका ट्यूटोरियल आपको मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज के ज़माने में मेल्स हैं, व्हाट्सएप है, लेटर्स की जगह ले लेते हैं, लेकिन एक फिजिकल लेटर जो किसी ने हाथ से लिख के भेजा हो, तो उस एक हैंड रिटन लेटर की वार्मथ, उसके अंदर जो फीलिंग्स, एक पोस्टमैन की नोक और नोक से पैदा होने वाली एक्साइटमेंट जो यहाँ बताई गई है,
अगर ऐसा लेटर आज आपको मिले तो क्या आपको ऐसा एहसास होगा जैसे इसमें बताया गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सीन पे लाइंस हैं, मैसेजेस की दिख जाती हैं, वो हैंड रिटन तो नहीं होती। तो आप क्या सहेज के रखना चाहेंगे, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ एक मैसेज या किसी के द्वारा हैंड राइटिंग में लिखे हुए कागज़ पे कोई मैसेज? जानते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है, फिजिकल की ज़्यादा वैल्यू है ना कि इलेक्ट्रॉनिक की। एक स्क्रीन पे बनाया हुआ फूल की जगह हाथ में सामने से आके थमाए गए फूल की कीमत क्या आपके लिए कुछ नहीं होगी? किस चीज़ को आप सहेज के रखना चाहेंगे? क्या क्या मायने, किसके मायने आपके लिए ज़्यादा हैं? तो मेरा प्रश्न ये है कि आज भी अगर ऐसा लेटर मिलता है तो क्या फीलिंग आपके अंदर होगी? और वो तो पूरा प्रूफ होगा आपके सामने ना, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। तो मेरा प्रश्न है कि मान लीजिए आपको कोई खत लिखना हो तो सबसे पहले आप किसको लिखना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा एकदम दिली फीलिंग्स। और अगर मॉरल लेसन की बात करूँ तो मैं छोटा सा बताऊंगा, भाई अपनों के लिए वक्त निकालो और उन्हें भी फील कराइए कि वो अकेले नहीं है। जिनको आपने कभी भी मैसेज नहीं भेजा उनसे डायलॉग इस्टेब्लिश करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक है तब तक सब ठीक है, नहीं तो मुश्किल। मम्मी बुला रही हैं, सुनते नहीं हो। पापा को आपने मैसेज कितने दिन हो गया किए हुए, कॉल कितने दिन हो गया किए हुए। बीच बीच में जब फॉर्मेलिटी ही क्यों ना सही, लेकिन ये जो लाइन है ना, लास्ट लाइन आप ज़रूर याद रखिएगा। दिस इज़ द aching need of humans. This is the universal fear of people that nobody wants to feel himself forgotten. गुमनामी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कहते ना कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ। तो इस ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म करते हैं, वैसे लंबा हो गया। आपको हम फिर मिलेंगे किसी पोएम को, किसी प्रोज को, स्टोरी को समझाते हुए किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।